जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। क्या हाल चाल है? सब कुछ मजा चल रहा है जिंदगी में? तो चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था एक बार, यहाँ से हम लोग आगे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा हुआ था कि भैया पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन इज एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। ठीक है भाई लोग, पढ़ना स्टार्ट करो, तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ टाइम की बात है, अपने आप चीजें सवर जाएंगी। ठीक है, हम लोग एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके कहाँ हमने सेक्शन 7। सबसे पहली चीज सेक्शन 7 अपने को पढ़ना था, स्टार्ट करना था। ये रहा सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7। यहाँ से अपने को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। जीएसटी का मतलब तो हमको बता दिया, जीएसटी इज रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स की डेफिनेशन में सारे मूवेबल चीजें आने वाली, प्लस एक्शनेबल क्लेम आने वाला है, प्लस ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस आने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर एक्शनेबल क्लेम के बारे में हमने पढ़ा कि भैया उसमें नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में लिखा गया कि भैया एक्शनेबल क्लेम पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बट एक्सक्लूडिंग किस किस को छोड़ के, बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी को छोड़ के बाकी एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन तीनों पे जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल वगैरह भी देखे हुए हैं। अब दूसरी चीज है भाई, मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड करना है गुड्स की डेफिनेशन में से भी और सर्विसेज की डेफिनेशन में से भी। ठीक है, सर्विस का मीनिंग सीधी सी बात है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन में जो चीज कवर्ड नहीं है उस सबको इन्होंने सर्विसेज मान लिया है और एक्सक्लूड किया गया भैया मनी और सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। बट इंक्लूड किन चीज को इंक्लूड किया गया? मनी को अगर आप जब एक्सचेंज करते हो, मैंने 1 लाख रुपए दिया, तुमने मेरे को डॉलर दे दिया, बस उसके साथ तुमने स्पेसिफिक कंसिडरेशन लिया हुआ है, कंसिडरेशन अलग से लिया हुआ है, तो हम उसको और जो स्पेसिफिक कंसिडरेशन अलग से जो कंसिडरेशन लिया हुआ है उस पर अपन जीएसटी चार्ज करेंगे, उसको सर्विस की डेफिनेशन में मानेंगे, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। बस ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब हो गया अगर आपने कैश में भी दिया हुआ या फिर किसी और काइंड में भी दिया होगा तो उसको अपन क्या मानेंगे? कंसिडरेशन मानेंगे। फिर अपन ने पढ़ा सप्लाई इंक्लूड करता सेल करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, किस लिए करो, कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फिर दूसरी चीज अपन ने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस करना है, वेदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, उस पर हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने लिखा था नेटफ्लिक्स की सर्विस, FLIX, ठीक है, नेटफ्लिक्स की सर्विस। ठीक है, कुछ ऐसी शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे रखी हुई है जो कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा वही चीज, यहीं से अपने को स्टार्ट करना है आगे से। तो उसको अपन जीएसटी की डेफिनेशन में जीएसटी उसको अपन सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या आगे पढ़ना है? फिर अपने को शेड्यूल टू में कुछ ऐसी चीजें दे रखी हुई हैं, मतलब बहुत कॉमन सी चीज दे रखी है भैया, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, सिंपल सी चीज। और ये अपन ने जेठालाल की सोसाइटी पढ़ ली कि भैया कोई भी अदर देन इंडिविजुअल को छोड़ देना, एओपी बीओआई है, अगर वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज या फिर मेंबर उनको सर्विसेज देता है तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में मानना है और जीएसटी लगाना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया? नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या चीज कवर्ड है भैया? एम्प्लॉयर के रिलेशन में सर्विसेज दी एम्प्लॉय ने तो जीएसटी बिल्कुल नहीं लगाना है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगाना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सर्विसेज दी तो जीएसटी नहीं लगाना। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड बेचो बिल्डिंग बेचो तो जीएसटी बिल्कुल नहीं लगाना। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के बाहर से, जापान से चाइना, चाइना से जापान, यूएस से कनाडा, कहीं से कुछ भी इंडिया के बाहर से एक जगह से दूसरी जगह सेल करो, कुछ भी करो तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। याद रखना यहाँ पे इंडिया के अंदर गुड्स इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि भैया एक्शनेबल क्लेम बता दिया मैंने। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटरिंग, गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पर जीएसटी लगाया जाएगा। सर्विसेज ऑफ यूनियर, ठीक है, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। फिर बोला गया कि भैया जब तक आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं होता, जब तक हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात, दोनों चीजों में सेम चीज दे रखी हुई है। उसके बाद एग्जांपल्स पढ़े हुए थे, उसके बाद यहाँ पे अपन ने छोड़ दिया था और गिफ्ट और डोनेशन का बता ही दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते शेड्यूल है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये चीज और आप लिखोगे तो बेटर ही होगा। देखो शेड्यूल 1 अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 1 में जो चीज दे रखी हुई है उसको हम सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। अब शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज दे रखी हुई है? शेड्यूल 1 में एक चीज ध्यान रखना, विदाउट कंसिडरेशन देना है। यहाँ पे ध्यान, ऊपर अपन ने जो भी चीज पढ़ा हुआ है कंसिडरेशन था भैया, सामने वाले ने पैसा दिया है, लेकिन शेड्यूल 1 एक ऐसी चीज है, ये रिश्तेदार लिखना, रिलेटिव है ये। अगर अपन ने रिलेटिव या फिर हमने डिस्टेंट पर्सन, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुक। हाँ अब ठीक है, रिलेटिव या फिर डिस्टेंट पर्सन,
क्या दे रखा हुआ है, अगर अपन ने रिलेटेड डिस्टेंट पर्सन जो होते हैं, चलो अभी इसको छोड़ो बाद में बताऊंगा रिलेटेड पर्सन, ठीक है छोड़ो इसको। अब आप आओ यहाँ पे, शेड्यूल 1 के अंदर कुछ चीजें दे रखी हुई है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या दे रखा हुआ है, अगर आपने कुछ भी चीज बिना कंसीडरेशन के लिए, कंडीशन नंबर 1 है शेड्यूल 1 के अंदर जो भी चीज दे रखी हुई है बिना कंसीडरेशन के, याद रखना ये आता है IMP इसमें से पूछते हैं। आपने बिना कंसीडरेशन के कुछ भी चीज आपने दी है, ली है, सप्लाई की हुई है, तो उस पर अपन GST लगा देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होगी कि भैया कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ भाई, अपन अब यहाँ पे आते हैं। परमानेंट आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर करते हो, डिस्पोजल ऑफ करते हो बिजनेस के एसेट्स को, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन एविल्ड, इसको पेंडिंग रखो। 1 मिनट रुकना, पेंडिंग रखना है कि पहले तो मैं यही चीज बता दूं, रुकना 1 सेकेंड। चलो 1 मिनट के लिए पेंडिंग रखो, मैं अभी आपको बता देता हूँ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। थोड़ा सा टाइम खाएगा बट बता दे रहा हूँ। आप अपन पहले ये पढ़ लो, सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टेंट पर्सन। अभी रिलेटेड पर्सन कौन होता है, अभी डिस्टेंट पर्सन कौन होता है, शांति रखो सब बताता हूँ। अगर आपने सप्लाई के गुड्स की या फिर सर्विसेज की, किसके बीचों बीच, डिस्टेंट पर्सन के बीचों बीच या फिर रिलेटेड पर्सन के बीचों बीच, ठीक है, वेयर मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब धंधे में किया है, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं किया गया है, तो अपन उसको क्या मानेंगे, ये चीज यहाँ तक है, यहाँ तक पढ़ना है पहले। तो अपन उसको उस पर अपन सप्लाई मानेंगे, GST लगेगा। सप्लाई यस, GST यस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, क्या बोला गया है, अगर मैंने रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टेंट पर्सन को कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज दी हैं, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, धंधे पानी में दिया, तो उस पर GST लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिना कंसीडरेशन के, बिना कंसीडरेशन के। देख, अगर मैंने कंसीडरेशन के किसी भी रिलेटेड पार्टी को कुछ भी दिया हुआ है, कंसीडरेशन बोले तो पैसा वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ तो यहीं पे कवर हो जाएगी। कहाँ पे कवर हो जाएगी, ये पहले रफ करता हूँ फिर बताता हूँ, वो चीज़ यहीं पे कवर हो जाएगी, ये वाली चीज़। अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ सप्लाई की हुई है, कंसीडरेशन लिया हुआ है, मतलब पैसा वगैरह लिया हुआ है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया हुआ है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को करो तो वो तो यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। लेकिन हमारा कुछ रिलेटेड पार्टी था, हमारे कुछ डिस्टेंट पर्सन था, हमने उसको फ्री में विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई भी चीज़ अपन ने सप्लाई की हुई है तो वो शेड्यूल 1 में कवर है। शेड्यूल 1 कहाँ है, 1 मिनट, शेड्यूल 1 क्या है, ये दे रखा हुआ है। शेड्यूल 1 में क्या बोला, आपने मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के, पैसा वगैरह नहीं लिया, फ्री में हमने सर्विसेज दी हुई हैं या फिर गुड्स दिया हुआ है, तो उसको शेड्यूल 1 में कवर कर दिया उन्होंने, GST यहाँ पे लगा दिया। लेकिन किससे, रिलेटेड पार्टी से है, सिर्फ रिलेटेड पार्टी या डिस्टेंट पार्टी, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। मैंने तुमको कोई भी चीज या कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स दिया, उस पर GST लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों, मैं तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारा रिलेटेड पार्टी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डिस्टेंट पर्सन नहीं हूँ। अब रिलेटेड पार्टी क्या होता है, डिस्टेंट पर्सन कौन होता है, शांति रखो सब बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, सारी चीजें क्लैरिटी के साथ तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुसती चली जाएगी। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर कराऊंगा क्या, क्वेश्चन बैंक में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना, सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्टेंट पर्सन को कुछ भी चीज दो, लो, फ्री में दो, बिना किसी कंसीडरेशन के, फ्री सेवा में देते हो। और कोर्स और बिजनेस, याद रखना पर्सनल पर्पस वाली चीज यहाँ नहीं आएगी, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में दोगे तो हम GST लगाएंगे, एक चीज। अब दूसरी चीज, प्रोवाइडेड, ये क्या चालू हो गया, हाँ एक मिनट, क्या दे रखा हूँ यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक स्पेस दे देना, नेक्स्ट लाइन में इसको लेना है, क्या लेना है भाई, कि भाई प्रोवाइडेड दैट, अगर गिफ्ट दी, किसने दी, एम्प्लॉयर ने, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए 50,000 रुपए तक, तो उस पर GST नहीं लगाएंगे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, एम्प्लॉयर, यहाँ पे लिखता हूँ, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन में, एम्प्लॉय जब सर्विसेज देता है, मतलब कि भाई सर्विस देगा, तो इस पर GST लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरी चीज है, हमारे एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिए, दिवाली पे गिफ्ट दिए 50,000 रुपए तक, इस पे GST लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर गिफ्ट दिए 51,000 रुपीज तो सारे अमाउंट पर GST लग जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल 1 के अंदर एक चीज कवर की गई है, क्या कवर की गई है, कि भाई अगर
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दी 50,000 रुपए तक, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके ऊपर अगर कोई भी गिफ्ट दी, एग्जाम्पल है आपकी बुक में कि भाई 75,000 का जीएसटी दिवाली पर गिफ्ट दिया, उस पर जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। एक हमने ऊपर पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन में एम्प्लॉय सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को, तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सैलरी देता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर सैलरी देता है, नहीं लगेगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दी 50,000 रुपए तक, तो वो यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर कवर है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर अगर दी है तो उस पर हम जीएसटी काट लेंगे, उस पर जीएसटी लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम इस अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फॉर इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा भाई बैठा हुआ है इंडिया के बाहर दुबई में, ठीक है, वो लॉयर है। अब मेरी बिजनेस में क्या हुआ कि भाई लड़ाई हो गई, कोर्ट केस, किसी ने क्लेम विलेम कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, तो मैं अपने भाई से बोल रहा हूँ कि मेरा केस संभालो। तो उसने मेरे को इन कोर्स ऑफ बिजनेस ने सर्विस दी, मेरा भाई ये पैसा तो लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, विदाउट कंसिडरेशन है, हाँ जी विदाउट कंसिडरेशन। रिलेटेड पार्टी है जी, बिल्कुल वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। तो कहाँ कवर होगा वो रिलेटेड पार्टी अगर है तो वो शेड्यूल 1 में कवर होगा, शेड्यूल 1 में कवर होगा, ठीक है। उसने क्या किया है भाई, उसने मेरे को बिना कंसिडरेशन के सर्विसेज दी हुई है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिए कि भाई मेरे बिजनेस में दिए है ना, कि मेरे बिजनेस में लड़ाई हो गई मेरी, किसी ने मेरे पे कोर्ट केस कर दिया, तो इंपोर्ट की हुई सर्विस इंडिया के बाहर से, जी बिल्कुल रिलेटेड पार्टी से किया, या फिर हमारा इंडिया के बाहर कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां से किया हुआ, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया और बिना कंसिडरेशन के। शेड्यूल 1 में कोई भी चीज है तो बिना कंसिडरेशन के ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे। और एक और दूसरा एग्जाम्पल, मेरा भाई इंडिया के बाहर ही बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है। मेरे घर में कुछ लड़ाई हो गई, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट पहुंच गया यहाँ पे कोर्ट में, तो अगर उसने मेरे को कोई सर्विसेज दी हुई तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये फैमिली मैटर है, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है, इंपोर्ट की हुई हमने सर्विसेज, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमारा कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर आपने कोई भी सर्विस ली हुई है, इंपोर्ट की हुई है, किससे की हुई, रिलेटेड पार्टी से, फ्री सेवा में की हुई है, तो हम जीएसटी लगाएंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मैं ऊपर लेके आता हूँ आपको, सेम चीज मैंने कुछ और बताई हुई थी आपको यहाँ पर, ये वाली चीज सप्लाई की डेफिनेशन में देखो, ये वाली इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली चीज बताई। नीचे अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अगर आपने इंपोर्ट की हुई है सर्विसेज, किससे की हुई है, रिलेटेड पार्टी से या फिर डिस्टेंट पर्सन से की हुई है, फ्री सेवा में, फ्री में, और बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो वो वहां जाकर कवर होगा। बाकी के जो बच्चे कि अगर अपन इंपोर्ट की हुई सर्विस रिलेटेड पार्टी नहीं, नॉर्मल इंसान से की हुई है, अगर आपने इंपोर्ट की हुई है सर्विसेज किससे की हुई है, नॉर्मल आदमी से की हुई है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आपने किसी से इंपोर्ट की सर्विस फ्री में की हुई है तो जीएसटी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। फ्री में की हुई है अगर रिलेटेड पार्टी सामने वाला तो लग जाएगा, ठीक है। फ्री में की है किसी से इंपोर्ट की सर्विस, रिलेटेड पार्टी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हमारा इंडिया के बाहर कोई भी दूसरा, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट की हुई है, कंसिडरेशन दिया है, हाँ जी पैसा दिया, चाहे आप कोर्स ऑफ बिजनेस करो, चाहे आप पर्सनल पर्पज के लिए करो, नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। नेटफ्लिक्स की सर्विस से तुम याद रखना, तुम्हें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज अपन ने नीचे मैंने इससे आपको लिंक करा दी है, शेड्यूल 1 का और सेक्शन 7 की सप्लाई के अंदर, दोनों चीज को लिंक रखना। इन दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है सर। अब ये तीसरी चीज है भाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई प्रिंसिपल ने एजेंट को किया या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को किया हुआ है सप्लाई, तो इसमें फ्री सेवा में किया हुआ है, तो अपन इस पे जीएसटी लगाएंगे। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्लब फॉक्स की बात करता हूँ, क्लब फॉक्स की बात कर लो, या फिर कोई भी ब्रांड ले लो यार, कार की बात करते हैं, चल कार की छोड़, क्लब फॉक्स की बात करते हैं। क्लब फॉक्स का शोरूम है जीन्स की, जीन्स शर्ट, चल जारा का ले ले, जारा का शोरूम है, ठीक है। कोई भी शोरूम है भाई, जीन्स टी शर्ट बेचते हैं, ठीक है। अब ये क्लब फॉक्स वाला है, क्लब फॉक्स वाला मेरे एरिया में आया, इंदौर में बैठा हूँ मैं, ठीक है। ये कौन है भैया, मेरा प्रिंसिपल है। हमने जॉइंट वेंचर ही बोलेंगे क्या इसको, एक में होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बेसिस पे, कंसाइनमेंट बेसिस पे क्या होता है उसको, मेरे को एक टर्म याद नहीं आ रही है, यहाँ पे दे रखी है क्या, नहीं यहाँ पे कोई टर्म नहीं दे रखी हुई है, चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। एक क्लब फॉक्स वाला है, मेरे पास आया कि भाई तू शोरूम खोल ले, क्लब फॉक्स का शोरूम खोल ले, मैंने खोल लिया क्लब फॉक्स, अरे फॉक्स शोरूम, जिसको नहीं पता है वो बता दूं भाई, जीन्स टी शर्ट का ये वो है ब्रांड, ठीक है, ठीक है। जीन्स टी शर्ट का शोरूम का ब्रांड वो है ब्रांड, तो मैंने इसके बिहाफ के ये प्रिंसिपल है मेरा, इसने बोला कि तू भाई शोरूम खोल ले, ठीक है। ये क्लब फॉक्स वाला ही क्या करता है भाई, मैं अच्छे से लिखता हूँ पूरा ना,
क्लब फॉक्स वाला ही क्या करता है भाई, ये इसके शर्ट जीन्स वगैरह पैंट वगैरह ये मेरे को देता है और मैं शॉप में रखता हूँ इसका क्लब फॉक्स। एक सेकेंड रुको, क्लब फॉक्स, ठीक है, क्लब फॉक्स वाला ही मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसका कौन हूँ, एजेंट हूँ। क्या होता है कि शोरूम खोल लिया मैंने, शोरूम खोल लिया, अब इसने क्या हुआ, इसके शर्ट, इसके टी शर्ट वगैरह, ये टी शर्ट है, ये जीन्स है, ठीक है, ये टी शर्ट वगैरह पूरा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, पूरा स्टॉक है, इसने मेरे को पूरा स्टॉक दे दिया, जितना सामान बिकेगा ठीक है, अपना परसेंटेज काट लूंगा 5%, जितना सामान बिकता है 5% काट लेता हूँ, बाकी पैसा इसको दे देता हूँ, ठीक है, पैसा इसी का, सब कुछ इसी का, जीन्स टी शर्ट भी इसी का, सब कुछ इसी का, ठीक है। फिर एट द एंड जो सामान नहीं बिकेगा ये वापस ले जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसका कौन हूँ, एजेंट हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसका एजेंट हूँ। इसने बोला कि तू सप्लाई कर, तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज अब मैं बात करता हूँ, चलो इसी के चलो दूसरी चीज पे बताता हूँ। अब दूसरी चीज है, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसका एजेंट हूँ, अब इसने बोला कि ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ है भाई, इंदौर में, मैं भी इंदौर में बैठा हूँ, ये रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है, ये भी इंदौर में है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल साहब, ये प्रिंसिपल मेरे से बोलता, प्रिंसिपल मतलब मालिक, प्रिंसिपल मेरे से बोलता है कि यार तू इंदौर में बैठा हुआ है ना, तो एक काम करना, एक सर्विस दे मेरे को। क्या सर्विस दूँ, ये जो रॉ मटेरियल है उठा के तू कलेक्ट कर, पूरा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर और पूरा उठा के मेरे को इकट्ठा भेज दे। मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है और टोटल पूरा का पूरा रॉ मटेरियल उठा के इसको बेच रहा है, ठीक है। ये एक सर्विस ये दे रहा है, तो इसके बदले में क्या है, अपने को प्रिंसिपल अपने को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा देगा। ये क्या हो रहा है, चल नहीं रहा पेन, एक सेकंड रुको। ठीक, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल अपने को क्या पैसा देता है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने को पैसा दे देता है। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल अपने को सप्लाई कर रहा था, अपन आगे कस्टमर को बेच रहे थे, कि अपन आगे कस्टमर को बेचे थे, ये चीज हो रही थी। इन दोनों ही केस में बोला गया, एजेंट साहब तुम प्रिंसिपल को सर्विसेज दे रहे हो, हाँ तुम क्या कस्टमर को सामान बेच रहे हो, प्रिंसिपल के कहने पे, ही बेच रहा हूँ ना, प्रिंसिपल का सामान है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपल के कहने पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप एजेंट सप्लाई कर रहा है, एजेंट सप्लाई कर रहा है, तो आपको इसको सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे, जी बिल्कुल मानेंगे, इस पर आपको जीएसटी पे करना है। अब दूसरा ही केस ये था, आप प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट गुड्स परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है एंड प्रिंसिपल को भेज रहा है, ठीक है। सिंपल समझ आया, सर्विस दे रहा है। इसमें क्या हुआ, एजेंट साहब इसमें क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहा है, भैया सामान भेज रहा है, और यहाँ पे भी एजेंट साहब अपने प्रिंसिपल को सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, बात वही हुई ना, ठीक है। तो इसके केस में क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि, और ये फ्री ऑफ सेवा में हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है कि मेरा एक क्लब फॉक्स का ये सामान है, तू बेच, तू जितना बेचेगा 5% कमीशन तू उससे लेना, किससे लेना, कस्टमर से लेना, बाकी मेरे को वापस कर देना। तो प्रिंसिपल ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है उसने, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा था, प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था, फिर एजेंट रॉ मटेरियल बेच रहा था प्रिंसिपल को। तो ये दो केसेस हैं बिना कंसिडरेशन के, दैट मीन्स प्रिंसिपल 1 रुपया भी नहीं दे रहा है और सामने वाले से कंसेशन ले भी नहीं रहा है। इस केस में क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो चीज यहाँ पे कवर की जाएगी, तो वो चीज यहाँ पे कवर की जाएगी। पढ़ो क्या दे रखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है, किसको कर रहा है, एजेंट को। वही क्लब फॉक्स वाला मैंने आपको दिया, जारा का शोरूम वाला दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। किसको प्रिंसिपल दे रहा है, किसको एजेंट को दे रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है। और दूसरा केस अपन ने समझा दे, एजेंट क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहा है, वाई एजेंट सप्लाई कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, एजेंट सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रिंसिपल को कर रहा है। वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव
अंडरटेक टू रिसीव, एजेंट रिसीव कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, सच गुड्स, रॉ मटेरियल रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोल रहा है भैया वहां से रिसीव कर, वहां से रिसीव कर रहा है फिर तेरे को दे रहा है। ऐसे केस में हम क्या हो जाएगा, शेड्यूल 1 के अंदर उसको कवर करेंगे और इस पर हम जीएसटी लगाएंगे। एजेंट सर्विसेज दे रहा है या फिर एजेंट सर्विसेज ले रहा है, इन दोनों ही केस में एजेंट साहब तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसको अपन सप्लाई मानेंगे और इस पर जीएसटी देना पड़ेगा। चाहे एजेंट प्रिंसिपल को कमीशन वो कंसिडरेशन दे या फिर ना दे, प्रिंसिपल दे एजेंट को या फिर एजेंट प्रिंसिपल को दे या नहीं दे, इससे कोई मैटर नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट का तुम्हारा रिलेशनशिप है, हाँ है, तो आपको इसको सप्लाई माना जाएगा और इस पर आपको शेड्यूल 1 के अंदर कवर्ड किया गया है, इस पर अपने को जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा हुआ, इस ये जो केस है ना, यहाँ पे ध्यान रखना कुछ चीजें, ये हमने जो अभी दोनों केसेस बताए हैं, ये एजेंट साहब, मैं हाईलाइट करता हूँ, एजेंट साहब खुद के नाम पे बिल इशू करेंगे। एजेंट साहब खुद के नाम पे बिल इशू करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि भाई क्लब फॉक्स का कोई सामान आया, एजेंट देखो एक बता, यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं, ये हमारा क्लब फॉक्स है, प्रिंसिपल ये सामान देता है, ये हमारा एजेंट है, एजेंट का नाम है भैया दिव्यांशु भांजल, दिव्यांशु प्रोपराइट दिव्यांशु ट्रेडर्स, ठीक है, दिव्यांशु ट्रेडर्स करके मेरी फॉर्म है, ठीक है था। अब और मैं यहाँ पे कस्टमर को बेच रहा हूँ, इस केस में जो शेड्यूल 1 में जो कवर होगा ना, यहाँ पे प्रिंसिपल जब सामान देगा, क्लब फॉक्स का जो भी सामान देगा, मान के चल एजेंट ने 2 शर्ट्स बेच दी, ठीक है, अब 2 शर्ट्स इसने कस्टमर को बेच दिए, अब इसको तो सप्लाई मानना पड़ेगा, तो 2 शर्ट का बिल बना के देगा एजेंट, ये बिल मैं बना के दे रहा हूँ अच्छे से, बिल बना के देगा, प्रिंसिपल का नाम है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड अपनी कंपनी का नाम लोगा, सेल करेंगे, किसको करेंगे सेल, टू किसको, दिव्यांशु ट्रेडर्स, दिव्यांशु ट्रेडर्स, कितना 2 शर्ट, ये बिल कौन बना के देगा, प्रिंसिपल देगा, किसको देगा, एजेंट को देगा, एजेंट से मान के चल 1000 रुपए ले लिया, बात खत्म कर। अब ये जो एजेंट है यहाँ पे जब कस्टमर को बेचेगा तो खुद के नाम से बिल बना के देगा, खुद की फर्म का नाम क्या, दिव्यांशु ट्रेडर्स, दिव्यांशु ट्रेडर्स है, सेल टू कस्टमर, कितने की 2 शर्ट्स, जितने की भी अमाउंट जितना भी होगा हमें नहीं पता, 1000 रुपए 1200 रुपए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है एजेंट, शेड्यूल 1 में वही चीज कवर्ड होगी जब एजेंट अपने नाम से बिल इशू करेगा कस्टमर को, दिव्यांशु ट्रेडर्स खुद के नाम से इशू कर रहा है, किसको, कस्टमर को कर रहा है, तो ही जाके हमारा शेड्यूल 1 में कवर होगा। ये लाइन जो बोल रही ना, यही बोल रही कि बिल इशू करेगा कौन, प्रिंसिपल अपने एजेंट को इशू करेगा बिल, पहली केस में, ठीक है, और एजेंट, अब फिर वाइस वर्सा दोनों चीजों में बोला गया कि एजेंट कस्टमर को इशू करेगा बिल, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला जो केस था, ये वाला जो केस था, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ले रहा है सामान, सबसे पहली चीज जिस व्यक्ति ने रॉ मटेरियल दिया होगा वो एजेंट के नाम पे बिल बनाएगा, एजेंट कौन है, दिव्यांशु भांजल, और एजेंट के अपने प्रिंसिपल एक्स लिमिटेड के नाम पे बिल बना के प्रिंसिपल को देगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर एजेंट बना के दे रहा है तो इस शेड्यूल में कवर होगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज सर अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, एजेंट और प्रिंसिपल से रिलेटेड है, क्या है, देखो नीचे आओ, ये रहा डेलिक्रेटर एजेंट, ठीक है, ये रहा, क्या बोला गया कि डेलिक्रेटेड एजेंट। अब मैंने अभी आपको ऊपर समझाएगा कि बिल कौन इशू कर रहा है, एजेंट किसको दे रहा है, कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को दे रहा है। अब यहाँ पे जब एजेंट कस्टमर को दे रहा है, अगर मान के चलो 1000 का बिल बना दिया, अब कस्टमर गरीब आदमी बोलता है भाई मैं 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा, 1 दिन बाद पेमेंट करूंगा, अरे यार डिलीट हो गए, चलो ठीक है, एजेंट हमारे कस्टमर को बिल बना के दे रहा है, अब 1000 रुपए का, ठीक है। अब कस्टमर बोलता है मैं तो गरीब इंसान हूँ, 15 दिन बाद पेमेंट दे देना, एक महीने बाद पेमेंट लेना है, ठीक है, तो क्या तो ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि भैया इंटरेस्ट भी लिया,
तो 1 महीने बाद एक्स्ट्रा डिले कर रहा है तो तुम इंटरेस्ट भी लोगे, और डिले किया तो पेनल्टी भी हम इस पे लगा सकते हैं। भैया पेनल्टी का पेमेंट दे भाई, तूने 1000 रुपये 1 महीने के बाद बोला था, लेकिन तू 2 महीने के बाद पे कर रहा है, तो भाई तू इंटरेस्ट भी दे, पेनल्टी भी दे, प्लस फाइन भी लगा दिया अपन ने। कुछ भी चीज़ अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना जो इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन अगर आपने लगाया तो ये भी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएंगे। 1000 रुपये की सप्लाई प्लस ये इंटरेस्ट पेनल्टी फीस वगैरह जो भी तुमने लगाई हुई है, इस पे हमको इसको सप्लाई मानना पड़ेगा और इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। किस केस में? जब एजेंट कस्टमर को बिल इशू करेगा उस केस में, मतलब शेड्यूल 1 में अगर कवर हो रहा है तो, ठीक है, क्लियर है यहाँ जी, ठीक है। और जो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा, ये चीज दे रखी हुई है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल। बीच की चीज पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मैंने समराइज तरीके से बता दी, ठीक है, सिंपल दीजिए। अब दूसरा एक केस आएगा, एक सेकंड रुको, दूसरा एक केस आएगा, ये वाला केस है। अब इस केस में क्या बोला गया है कि अगर मान के चलो एजेंट कस्टमर को बिल इशू नहीं कर रहा है, कस्टमर को बिल नहीं इशू कर रहा है, नहीं कर रहा है, एजेंट क्या कर रहा है? प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है। एजेंट ये हमारा कौन सा? क्लब फॉक्स एक्स लिमिटेड मानता हूँ, एक्स लिमिटेड है, ये दिव्यांशु बाबा है हमारे, ये हमारे दिव्यांशु ट्रेडर्स है, ठीक है। अब एजेंट क्या कर रहा है? एक्स लिमिटेड का नाम है, ये बिल के ऊपर नाम लिखा है एक्स लिमिटेड, और कस्टमर को 2 टी शर्ट्स बेच दी, शर्ट्स सेल, और नीचे लिख दी 1000 रुपये, ठीक है, इतना ले लिया। मतलब एजेंट क्या है, ये प्रिंसिपल के नाम से ही बिल इशू कर रहा है, खुद के नाम से बिल इशू नहीं कर रहा है। तो इस केस में बोला गया, अगर डिले पेमेंट किया गया, मतलब आपने इंटरेस्ट भी लिया, आपने फिर क्या फीस वगैरह भी ली, आपने फाइन लिया कि भाई ये बंदा बहुत लेट पेमेंट कर, 1 महीने का बोला, 2 महीने बाद एक कस्टमर पेमेंट कर रहा गरीब आदमी, तो अगर आपने पेनल्टी वगैरह भी चार्ज की, एनएलटी है, तो ये जो इंटरेस्ट फीस पेनल्टी चार्ज ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इस पर हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसको अपन ने कवर कहाँ कर दिया गया? इन्होंने कवर कर दिया, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस अगर आप देते हो, यहाँ पे लिखता हूँ लोन्स और एडवांसेस, लोन्स और एडवांसेस देते हो, अगर इस पे इंटरेस्ट आपने कमाया, अगर आपने इस पे पेनल्टी कमाई, अगर आपने इस पे फाइन कमाया, तो इस पर हम जीएसटी नहीं कलेक्ट करते, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये एग्जेम्पशन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्जेम्पशन चैप्टर में दे रखा है कि लोन्स और एडवांसेस देते हो लेते हो, इस पे लोन्स या इंटरेस्ट एडवांसेस वगैरह कुछ भी देते हो लेते हो, इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट अगर प्रिंसिपल के नाम से बिल इशू कर रहा है और इंटरेस्ट फीस वगैरह अगर आप ले रहे हो, तो वो चीज़ कहाँ पे कवर कर दी गई है? इन्होंने एग्जेम्पशन के अंदर कवर कर दी है। मतलब ये जो एग्जेम्पशन मैंने जो पढ़ाई ना लोन्स एंड एडवांसेस वाली, इन्होंने यहाँ पे कवर कर दी है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ऊपर वाला केस होता, एजेंट खुद के नाम से अगर बिल इशू कर रहा है और उसने इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लिए, तो अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे। मतलब जो 1000 रुपये की शर्ट बेची, उसमें अपन को इंटरेस्ट फीस पेनल्टी वगैरह इंक्लूड करके टोटल पर जीएसटी ले लेंगे। इतनी सी बात इन्होंने बोला गया है। तो बस ये बिल कौन इशू करेगा कौन नहीं करेगा, तो वो चीज़ इसलिए मेरे को समझाना था, ठीक है। और इस चीज़ का जो लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज दे रखी हुई हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, पेनल्टी फीस वगैरह एग्जेम्प्टेड हो गई अगर प्रिंसिपल के नाम से अगर एजेंट बिल इशू करता है तो, ठीक है। ये चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो मैं समझ आ रहा है ना? तो कमेंट में हाँ लिख दो, नहीं आया तो बता देना भाई लोग, अपन फिर से इसको समझा देंगे। चलो, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज और रह गई। क्या चीज रह गई है? ये वाली परमानेंट तुमने डिस्पोज ऑफ करते हो। किस चीज को परमानेंट आपने डिस्पोज ऑफ किया हुआ? बिजनेस के एसेट्स को। वेयर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। अब मैं आईटीसी क्या होता है वो मैं बताता हूँ, अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्लियर नहीं होंगी तो तुम मुझको गालियां दोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन एक बार चीज समझ जाओगे तो बहुत बेटर होगा। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, 2-2.5 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, तो उसमें भी मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा टैक्स क्रेडिट। कल भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, हो सकता है तुम्हें समझ में आया हो नहीं आया हो, आई डोंट नो। चलिए एक सेकंड रुको। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स लेके आया कहीं से भी 100 रुपए के, ठीक है। उसने मेरे से जीएसटी कलेक्ट किया,
10 रुपये, मतलब 10% की जीएसटी की रेट है। तो 110 रुपये मेरे से लिए, मतलब मैं कौन हूँ, सप्लायर हूँ मैं, ठीक है। सप्लायर से उसने 110 रुपये लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सप्लायर कितने के लेके आया, मैं लेके आया, मैं ही हूँ सप्लायर, सप्लायर हूँ मैं। सप्लायर कितने की कॉस्ट पड़ी मेरे को, कॉस्ट पड़ी, देखो वैल्यू लिखो यहाँ पे। अगर तुम इस तरीके से करते हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कभी गड़बड़ करने की कोई चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे लिख दो जीएसटी, ठीक है, वैल्यू लिखी, यहाँ पे जीएसटी लिखी, कॉस्ट। कॉस्ट कितने की लेके आया मैं, 100 रुपए की लेके आया, और जीएसटी कितना लगा, 10 रुपए। टोटल करेंगे तो ये होगा हमारा 110, ठीक है। इतने का सामान में लेके आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रॉफिट, मैंने कोई सामान लेके आया, फॉर एग्जाम्पल ये पेन से मैं लिख रहा हूँ, पेन लेके आया, 100 रुपए का पेन है, 10 रुपए उसमें जीएसटी लगी हुई है, तो 110 रुपए हो गया है, ठीक है सर, टोटल है, क्लियर है। अब मैंने उसमें 110 का लेके आया हूँ। अब मैं आगे, स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं किसी को बेचूंगा तो प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, 110 रुपए में थोड़ी बेचूंगा, तो इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। कितने का करूंगा मैं, 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, ठीक है सर। तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये जीएसटी पे तो कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 रुपए, हमारा ये हो गया 110 रुपए, ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है। ये हमारी क्या होगी, वैल्यू, ये टोटल, ये वैल्यू दिख रही है ना, ये वैल्यू, ठीक है। अब हम लगाएंगे जीएसटी। जीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा, अब बताओ। देखो मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई थी, कान खोल के सुन लेना, नाक बंद करके सुनना। क्या बताया था, हैशटैग करके लिख रहा हूँ, जीएसटी के ऊपर कभी भी, जीएसटी के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। मतलब सर समझ नहीं आया, टैक्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, समझो इस बात को। टैक्स के ऊपर, कहाँ गया, समझाने के चक्कर में इधर उधर घूम गया। टैक्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। जीएसटी अमाउंट के ऊपर जीएसटी फिर से कैलकुलेट जिंदगी में मत कर देना, मारूंगा पीटूंगा, ठीक है, समझो। तो अब ये जो अमाउंट है, जीएसटी 10% लगाना है मेरे को, मैंने कल भी समझाई थी इस चीज को। तो 10% जीएसटी किस पर लगेगी, वैल्यू के ऊपर। वैल्यू कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये वैल्यू थी, ठीक है, इस पे लगाऊंगा, प्लस 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 10 रुपए का प्रॉफिट, तो ये कितना हुआ, 110। 110 का 10% करूंगा तो ये हो जाएगा 11 रुपए। ये तो टोटल आया था हमारा, ये टोटल टोटल हो गया था 100 प्लस 10, 110 प्लस ये 11 रुपए, यहाँ पे लिख दो 11 रुपए। तो ये हो गया हमारा जीएसटी का अमाउंट, टोटल करके मैं एक कस्टमर से ले लूंगा, कस्टमर से लूंगा मैं इतना, मैं बोल सकता हूँ सेल हुई है, इतनी अपनी सेल हो गई, कितनी हो गई, 121, ठीक है, 121 रुपये का मैंने सामने वाले कस्टमर से पैसा ले लूंगा। क्लियर है, यहाँ तक तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे भी देखोगे तो 121 बनाएगा टोटल में भी, कोई दिक्कत नहीं। 110, 120, ये रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट, 110 इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, सॉरी सॉरी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तुमने क्या किया, कस्टमर से तुमने 121 रुपये तुमने ले लिया, ठीक है साहब। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया था, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से जब कोई भी चीज परचेस किया था गुड्स, तो मैं मैन्युफैक्चरर को जीएसटी का अमाउंट कितना दे के आया था, सिर्फ जीएसटी का अमाउंट बताओ कितना दे के आया था। मैं जीएसटी का अमाउंट दे के आया था 10 रुपये, परचेस करने पर मैंने 10 रुपये दिया था। अब मैं उसी चीज को सेल कर रहा हूँ, उसी गुड्स को सेल कर रहा हूँ, उस पर अब मैंने जीएसटी का अमाउंट कितना दिया, सॉरी सामने वाले कस्टमर से मैंने जीएसटी कलेक्ट करूंगा ना मैं 11 रुपए का, बिल्कुल सर 11 रुपए का जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है सर। अब जीएसटी मैंने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से 11 रुपए, अब तो मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तो अब मैं जब गवर्नमेंट को देने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट को देना कितना है, 11 रुपए, लेकिन मैंने इसी गुड्स के ऊपर 10 रुपए पे कर दिया। तो अब जो 10 रुपए पे कर दिया इसको आप माइनस कर दो, मतलब इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट पर, परचेज पर जो तुमने टैक्स पे किया ना उसकी क्रेडिट ले लो, मतलब उसको माइनस कर दो। अब तुम नेट पेबल बताओ, नेट पेबल 1 रुपए है, NET पेबल, ठीक है। या फिर मैं इसका उल्टा लिख दे रहा हूँ कि भैया सेल करने पर कितना कलेक्ट किया, 11 रुपए, परचेस किया था मैंने, उसकी इनपुट टैक्स का क्रेडिट माइनस कर दो तो बचा कितना, 1 रुपए, तो नेट पेबल 1 रुपए है। तो बेटा इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन दे दूं ना तो मैं सही 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 तरीके से, तो उसको समझो क्या है,
देख परचेस किया था मैंने, देख 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 ये मैंने 100 रुपए का आइटम परचेस किया था, ठीक है सर। 100 रुपए का आइटम, ये 10 रुपए जीएसटी लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है? 100 रुपए में। कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं तुमको, जूम हल्का सा जूम, हाँ ठीक है। देखो मैंने परचेस किया था 100 रुपए का, यही गुड्स है, यही गुड्स है, इस गुड्स पे परचेस किया था 100 रुपए का। तो कॉस्ट, कॉस्ट पर मैंने 100 रुपए पर 10 रुपए जीएसटी में पे करके आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर, सिंपल है। अब ये जो सेल है, सेल है, इसके अंदर कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड है? 100 रुपए इंक्लूडेड है जो कॉस्ट थी मेरी, ठीक है सर, हाँ, प्लस मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना मेरा 10 रुपए, तो मतलब 100 रुपए ये इंक्लूडेड है, और ये 10 रुपए, ये बन गया 110। 110 का जब मैं 10% करूंगा तो 11 रुपए आएगा, मतलब समझ रहा है? 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का जीएसटी, ठीक है, और 10 रुपए का 1 रुपए जीएसटी। तो ये जो 10 रुपए का जीएसटी तो मैं पे करके आ गया ना। मैं टैक्स के ऊपर फिर से मैंने एक चीज समझा दी कि मैं टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दूंगा, सिंपल सी चीज है, वो तो मैं यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि भाई जीएसटी के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला के यहाँ लिख देता हूँ हैशटैग करके कि मैं एक बार टैक्स पे कर दूंगा, एक बार एक प्रोडक्ट पर या फिर एक चीज पर, चीज, अरे चीज ही लिखा हो गया, तो एक चीज पर जीएसटी पे कर दूंगा, फिर मैं उस पर बार बार पे नहीं करूंगा, जीएसटी पे कर दूंगा, फिर से उसी चीज पर, फिर से उसी चीज पर जीएसटी नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? ये दो बातें हमेशा जिंदगी में, दो रूल याद रखना। पहला रूल है कि मैं जीएसटी के ऊपर जीएसटी, फिर जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं पे करूंगा। ये दूसरा रूल है कि अगर मैंने, एक मिनट ये क्या हो गया, दूसरा, एक मिनट रुको, तो क्या गया ये, हाँ वापस लेके आया हूँ मैं इसको, कि दूसरा रूल ये दूसरा रूल ये समझना कि अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे एक बार जीएसटी पे कर दूंगा तो उस पर दूसरी बार जीएसटी पे नहीं करूंगा। सिंपल सी चीज यहाँ पे हो रही है। दूसरा रूल यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये दे रखा हुआ है, मैंने ये दे रखा हुआ, सेल किया हुआ है मैंने कोई भी गुड्स, सेल करने पर मैंने कस्टमर से 11 रुपए कलेक्ट किया था। इस 11 रुपए में 100 रुपए तो वो है जो मैंने परचेस किया था गुड्स, उस पर मैंने सामने वाले से कलेक्ट कर लिया, जी बिल्कुल कलेक्ट कर लिया। उसका अमाउंट कितना? 10 रुपए, ये 10 रुपए अमाउंट है। अब ये 10 रुपए तो मैंने पहले पे कर दिया ना डोकला, ये 100 रुपए की कॉस्ट पर, इस 100 रुपए की जो कॉस्ट है इस पर मैं जीएसटी पे करके आ गया हूँ, तो फिर इस पर मैं बार बार पे क्यों करूंगा भाई? है कि नहीं? बरोबर है, बिल्कुल सही बात है कि भाई ये जो 100 रुपए की कॉस्ट है इस पर मैंने जीएसटी एक बार पे कर दिया, तो मैं बार बार तो पे नहीं करूंगा। तो इसलिए जो 10 रुपए का जो तुमने पे कर दिया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया कि बेटा तू एक बार पे कर दिया इस 100 रुपए पे, इस 100 पे कर दिया, तो ये तुमको हम क्रेडिट दे रहे हैं। एक बार तुमने इस प्रोडक्ट पे कर दिया, अब मत करो, एक बार हो गया बस, इसको आप क्रेडिट ले लो, माइनस करो, बाकी का बचा ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट पर तुम्हें 1 रुपए का जीएसटी पे करना बाकी है, तो ये नेट पेबल आ गया 1 रुपए। ये सिंपल सा फंडा होता है। अब तुम समझो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने तुमको बता दिया, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं कि आईटीसी आपको कम मिलेगा, कि भैया आपने एक बार टैक्स पे कर दिया, उस चीज पे आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ किस चीज की, मैन्युफैक्चरर की। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने क्या किया होगा, कुछ रॉ मटेरियल लेके आए होगे, ठीक है, अगर या फिर आप कुछ फिनिश्ड गुड्स लेके आए होगे, या फिर आपने कुछ सर्विसेज ली होंगी, किसी व्यक्ति से आपने कुछ भी सर्विसेज ली होंगी, ठीक है सर, हाँ ली। तो हम मान के चलते हैं कि भैया सर रॉ मटेरियल था, उस पर आपने जीएसटी पे किया, कितना? 10 रुपए का। फिनिश्ड गुड्स लेके आए तो उस पर जीएसटी आपने पे किया 10 रुपए का। आप सर्विसेज कुछ यूज की होंगी, आपने किसी सर्विसेज यूज की होंगी कुछ भी, तो उस पर आपने 10 रुपए जीएसटी पे किया होगा, तो ये आपका होगा 30 रुपए का जीएसटी आपने टोटल पे कर दिया, किसको? गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट को नहीं किया, या आपने जिससे ली हुई रॉ मटेरियल, जिससे परचेस किया होगा उससे ली होंगी आपने, है ना, तो उसको आपको उसको आपने पेमेंट किया होगा, तो आपका जो बिल आया होगा, बिल में लिखा होगा कि भैया रॉ मटेरियल 100 रुपए का, 10 रुपए जीएसटी दो भैया, तो ठीक है, आपने किसको पे कर दिया? आपके परचेजर को।
तो इतना अपन 30 रुपए का जीएसटी अपन पे करके आ गए। अब अपन ने क्या किया, यही रॉ मटेरियल, यही फिनिश्ड गुड्स, यही सर्विसेज या फिर ऐसा कुछ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है हमारे बिजनेस के एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं एक बहुत बड़ी मशीन लेके आया हूँ, 1 लाख रुपए का, जिसपे 1,000 रुपए का जीएसटी बना। तो अब ये जो मशीन है, इस मशीन का यूज क्या होगा, मेरे बिजनेस में यूज करूंगा। तो 1,000 रुपए का जो मैं जीएसटी पे करके आया हूँ, अगर आप इसको बिजनेस में यूज करते हो तो आप इसका भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर की, जिसके कुछ हैं, क्या है कि भाई अब ये जो रॉ मटेरियल है भैया, रॉ मटेरियल हो गया, कुछ ऐसे फिनिश्ड गुड्स लेके आया होगा, कुछ सर्विसेज का यूज किया होगा, किस चीज में, एक कुछ भी गुड्स बनाने में, गुड्स बनाया। तो ये जो ऊपर जो फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, सर्विसेज या फिर जो प्लांट वगैरह, मशीन, बिजनेस एसेट वगैरह परचेज की हुई है, उस पर जितना भी टैक्स तुम पे करके आए हो, उन सब का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है। अगर आपने बिजनेस में यूज किया है तो सिंपल है। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पर्सनल पर्पस का मतलब हो गया कि आप फाइनल कंज्यूमर आप ही हैं, तो आपको जीएसटी का बर्डन झेलना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना होगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप बिजनेस में यूज करते हो तो सरकार बोलती भैया इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लो, मतलब जो आपने परचेस करने पर पे कर दिया उसका आप क्रेडिट ले लो, मतलब सिंपल दिया तो उसको आप माइनस कर दो, अब आप उस पर पे मत करो। ये फंडा होता है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ठीक है। और तीसरी चीज याद रखना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप बिजनेस पर्पस में ही यूज करते हो तो ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये एसी का रिमोट है, मैं परचेस करके लेके आया, मेरे को आगे तुम्हें सप्लाई करना है, इस पे 10 रुपए का जीएसटी पे किया है। जी बिल्कुल, मैंने परचेस किया था तो उस व्यक्ति को मैंने 10 रुपए का जीएसटी पे किया हुआ था। अगर मैं तुमको आगे सप्लाई करता हूँ, अगर मैं भाई एसी बेचता हूँ, एसी की रिमोट बेचता हूँ, तो अगर मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, अगर मैं बिजनेस में हूँ, धंधा करता हूँ इस चीज का, तो इनपुट पर जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उसको अपन फायदा मिल जाएगा उसका, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करता हूँ भाई, मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए लाया हूँ, मैं तुम्हें सप्लाई नहीं करूंगा, तो जो मैंने जीएसटी पे किया है, बात खत्म, पे कर दिया, भूल जाओ, कुछ भी नहीं करना इस केस में, क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए लेके आया हूँ। सिंपल सी बात है, ये चीज चलती है। अभी मैंने मैन्युफैक्चरर की बात की, और एज इट इज हमारा सप्लायर की बात होगी कि भाई कहाँ गया, ये रहा, हाँ सप्लायर ने क्या किया, परचेस किया था कोई गुड्स मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, तो उस पर 10 रुपए जीएसटी पे करके आया। तो अब व्यक्ति का सेल कर रहा है 11 रुपए में सेल कर रहा है, तो माइनस कर दो 10 रुपए, बचा कितना, 1 रुपए जीएसटी पे कर दे। अब आगे बात करता हूँ रिटेलर की। रिटेलर भी अगर बिजनेस में है तो सेम चीज है, भाई तू सेल कर रहा है 11 रुपए का, तूने सेल किया, परचेस पे तूने 10 रुपए जीएसटी पे किया, तो 1 रुपए नेट पेबल है, तू पे कर दे। ऐसी ही चेंज चलती जाती है। ये लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से नहीं समझाया था, इस लेक्चर में थोड़ा सा अच्छे से समझाया, और अच्छे से एक बार और समझाऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा। ये पूरा होता है क्या, आईटीसी, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो अब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज और, जैसे अपन ने कोई प्लांट वगैरह होता है, प्लांट लेके आए, प्लांट मशीन हो गया, ठीक है, बिजनेस एसेट हो गया। अब एसेट पर तुमने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, मतलब कि तुमने कोई सेल की, सेल में से तुमने माइनस कर दिया कितना, तुम अगर 1,000 रुपए पे करके आए हो, तुम्हारी सेल हो गई 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके आए हो उतनी ही तुम्हारी सेल होनी चाहिए, नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 1 लाख रुपए की, देख यहाँ पे समझाता हूँ मैं तुमको। मैंने क्या किया, प्लांट लेके आया, प्लांट बोल सकता हूँ, मशीन लेके आया, कोई भी बिजनेस की एसेट लेके आया, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज लेके आया जिसपे मैंने 1 लाख रुपए की थी, इस ठीक है, और कॉस्ट और जीएसटी इस पे था मेरा 1,000 रुपए, 1,000 जीएसटी पे किया। और इसको मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इनपुट टैक्स ये रहा, इनपुट टैक्स, इसका क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब मेरी सेल हुई है, सेल कितनी की हुई है, 5 लाख रुपए की हुई है, कोई गुड्स है भाई, मैं बेचता हूँ, सामान बेचता हूँ भाई, 5 लाख की करूँ, 10 लाख की करूँ, 20 लाख की करूँ, ठीक है, 5 लाख पे मान के चल 10% जीएसटी है, जीएसटी 10% कितना होगा, 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए, ठीक है। अब जो तुमने इनपुट टैक्स पर जितना पे किया उसकी तुम क्रेडिट ले लो, 1,000 रुपए तुम माइनस कर दो, बचा कितना, नेट पेबल 4,000 रुपए तुम पे कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। अब हालांकि ये सारी चीजें जो क्वेश्चन है सब कुछ मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आईटीसी चैप्टर में कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा था शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 में मैं खड़ा था जहाँ पे अपने को बिना कंसिडरेशन के फ्री सेवा में आपने सप्लाई की हुई है,
इस केस में क्या परमानेंट आपने ट्रांसफर करते हो या फिर आप डिस्पोज ऑफ करते हो बिजनेस का एसेट। कोई मेरा बिजनेस का एसेट था, मैंने उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया, मतलब मैंने उसका फायदा ले लिया, सिंपल सी बात है। अब मैंने उठा के क्या किया, उसको बेच दिया। क्या किया, परमानेंट आपने ट्रांसफर किया हुआ है कोई भी बिजनेस एसेट जिसमें आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है, तो उस पर अपने को क्या करने का, अपने को उस पर सप्लाई मान लेना, उसको जो सप्लाई अपन ने इसको सप्लाई मानना है और इस पर टैक्स पे करना है। अल्टीमेटली क्या कहना चाहेगा, जो तुमने आईटीसी का बेनिफिट लिया, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो माइनस कर दी है ना, अब बेटा उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो। सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, दिमाग खराब मत करो, नॉर्मल सी चीजें समझो, है ना, कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट तुमने बेनिफिट ले लिया था, अब उसको तुम सरकार को जाके पे कर दो। सिंपल सी बात, अभी के लिए समझने के लिए इतना रखो। इनपुट क्या किया तुमने, कोई बिजनेस की एसेट थी, ये एसेट थी, बिजनेस की एसेट है, ठीक है, प्लांट वगैरह है, मैंने इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मैं आगे सप्लाई करूंगा इसलिए मेरे को तो इसका बेनिफिट मिल रहा है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, लेकिन अब मैंने क्या इसको उठा के सॉरी बिजनेस की एसेट, ये क्या है, बिजनेस की बहुत बड़ी एसेट है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीन है। क्या हुआ, इसको मैं जब मैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लूंगा तो एक कंडीशन ये होती है कि इसको मेरे को बिजनेस में यूज करना पड़ेगा 5 साल तक, ठीक है। अब मैं इसको बिजनेस में यूज करूंगा 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर आएगा, ये सारे रूल वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, ताकि ये अभी का आज का जो काम है अपना निकल जाए, ये परमानेंट ट्रांसफर वाली चीज हमारा काम हो जाए। बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। अभी क्या हुआ, बिजनेस की एसेट है, इसको मेरे को उपयोग करना है 5 साल तक बिजनेस के लिए, और इसका मैं आईटीसी का यूज कर सकता हूँ, इनपुट टैक्स की क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला इंसानों में 1 साल तक इसका बिजनेस में यूज किया, 6 महीने तक यूज किया, उठा के मैंने बेच दिया मार्केट में जाके। तो अब जो मैंने मार्केट में बेच दिया, सरकार ने किस लिए अपने को इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया था कि भाई तुम बिजनेस में यूज करोगे इसलिए तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने उसको उठा के बिजनेस मार्केट में बेच ही दिया। तो ये जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो तुमने लिया था, जो बेनिफिट लिया था, ये पूरा का पूरा बेनिफिट तुम जाके अब सरकार को पे करो, सिंपल सी बात ये बोल रहा है। तो ठीक है, तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या चीज कवर कर दी गई है कि अगर आपने परमानेंटली कोई भी एसेट को, बिजनेस की एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, मतलब सेल किया, फिर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, बेच बाच दिया, जिसपे इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो बेनिफिट ले लिया था, तो उस एसेट पे आपने जितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया उतना आप उठा के वही का टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को। इसलिए इन्होंने बोला गया एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब ये जो तुमने बेच दिया इसको अपन सप्लाई मानेंगे, और जितना तुमने बेनिफिट लिया उठा के गवर्नमेंट को पे करो, ठीक है, मतलब इसको सप्लाई मानेंगे और टैक्स पे करो, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा निपट गया। ये दूसरा वाला पॉइंट निपट गया कि भैया तुमने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, एजेंट बिल फाड़ रहा है किसके नाम पे, खुद के नाम पे, और आगे बेच रहा है, तो विदाउट भी कंसिडरेशन है सप्लाई मानेंगे, इस पे जीएसटी लगेगा। मतलब एजेंट सर्विसेज वो सॉरी प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है या फिर एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, तो इसको अपने सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे, बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज अपन ने ये पढ़ी हुई थी कि भैया गुड्स और सर्विसेज, जब आप डिस्टेंट पर्सन के बीचों बीच लेते हो या फिर आप रिलेटेड पर्सन के बीचों बीच लेते हो, रिलेटेड पर्सन मतलब मेरा रिश्तेदार, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिलेटेड पर्सन कौन होगा। मेरा डेफिनेशन अपन ने यहाँ पे पढ़ी हुई है, रिलेटेड पर्सन कौन होता है ये दे रखा हुआ है। रिलेटेड पर्सन सिर्फ रीड करना है अपने को। रिलेटेड पर्सन का मतलब हो गया हमारी कंपनी का ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है, ठीक है, पार्टनर है, हमारी बिजनेस का पार्टनर है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। कोई पर्सन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25% है उससे ऊपर दूसरी कंपनी का कंट्रोल होल्ड करता है। मैं तुमको 25% तुम्हारी कंपनी का शेयर स्टेक ले रखा हूँ, मैं फिर तुमको कंट्रोल करता हूँ। रीड करने के लिए ज्यादा आपके काम के लिए फाइनल लेवल पे चीजें आती है, बस ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है, मैं तुम्हारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो तुम रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पार्टी। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति बी को भी कंट्रोल कर रहा है, ए व्यक्ति सी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ये दो तो रिलेटेड पार्टी हैं, ए और बी भी रिलेटेड पार्टी है, ए और सी भी रिलेटेड पार्टी है, और ये बी और सी ये भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। ऐसे करके 3-4 चीजें दे रखी हुई। और मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के माँ बाप भाई बहन, ये लोग आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं। अब ये रिलेटेड जो पार्टी है, अगर इन्होंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, देखो रिश्तेदार लोग हैं, फ्री में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया भाई, शेड्यूल 1 के अंदर कवर कर दिया कि अगर ये जो रिश्तेदार वगैरह हैं फ्री सेवा में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन बिजनेस में करना चाहिए, तो हम इस पर सप्लाई मान लेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे, सिंपल सी बात बोला गया, ठीक है। अब एक और चीज है, डिस्टेंट पर्सन कौन होता है, यहाँ पे दे रखा हुआ डिस्टेंट पर्सन। डिस्टेंट पर्सन का मतलब ये होता है, यहाँ पे समझाता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं पैन कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है, पैन कार्ड के बेसिस पर तुम्हें क्या मिलता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर
कंपनी है तो भाई डायरेक्टर के पैन कार्ड वगैरह लगते हैं, ठीक है, कंपनी का CIN नंबर भी लगता है, ठीक है। पैन कार्ड के बेसिस पे तुम्हें GST का रजिस्ट्रेशन मिलता है। सपोज करो मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में भाई मेरी कोचिंग सेंटर है, तो मैं इंदौर में बैठ के क्या मेरे को GST का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मैं GST का रजिस्ट्रेशन ले लूंगा। किस बेसिस पर? पैन कार्ड के बेसिस पर, पैन कार्ड है, ठीक है। अब मैं भाई चला गया कहाँ पर? यूपी में, सॉरी यूपी में नहीं किया, अभी मैं इंदौर में हूँ, अब मैं भोपाल में जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, क्या भोपाल हूँ, भोपाल में मेरी बढ़िया मस्त अच्छी सी, इंदौर में बहुत मस्त कोचिंग क्लास चल रही है आपकी दुआ से, ठीक है। अब मेरी भोपाल में भी मैं चाह रहा हूँ एक और सेंटर खोलना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक GST का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, भोपाल में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया। मेरा पैन कार्ड तो एक ही होगा ना, मैं एक ही इंडिविजुअल इंसान हूँ, तो मेरा पैन कार्ड भी एक ही होगा। तो अब ये एक भोपाल में मेरी ब्रांच है जिसपे मैंने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक इंदौर में भी है जिसपे मैंने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा हुआ। तो ये दो आपस में, इंदौर की ब्रांच और भोपाल की ब्रांच, इन दोनों को बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन है। मतलब कहने की बात है कि एक पैन कार्ड पर एक व्यक्ति है, उसका एक पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड पर अगर दो रजिस्ट्रेशन है GST के रजिस्ट्रेशन, या फिर दो से ज्यादा GST के रजिस्ट्रेशन है, जहां जहां पे भी उसने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, MP, UP, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली, जहां पे भी दे रखे हों, तो सारे के सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन है, जितनी प्लेसेस पर ले रखी हूँ, जितनी प्लेसेस है, सारी प्लेसेस डिस्टेंट पर्सन होंगी, एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे, मतलब डिस्टेंट पर्सन होगी। अगर ये आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्री सेवा में करते हैं, इंदौर ब्रांच से भोपाल ब्रांच कुछ भी मैंने सामान बेचा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या फिर भोपाल से इंदौर भेजा, तो इसको सप्लाई मानेंगे, शेड्यूल 1 में आएगा, बिना किसी कंसिडरेशन के हुआ है और ये बिजनेस में हुआ है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है साहब। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला मैंने आपको बता दिया, रिलेटेड पार्टी, ठीक है सब, ये चीज हो चुकी है। एग्जांपल्स दे रखे हैं, पढ़ लो। लीगल सर्विसेज रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस इन मुंबई फ्रॉम द ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बोले तो यूएसए इंडिया के बाहर मेरी एक ब्रांच है, ठीक है, और एक मेरा मुंबई में एक ब्रांच है, मतलब ऑफिस है। ये आपस में कौन रिलेटेड डिस्टेंट पर्सन होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। बिना कंसीडरेशन के आया हुआ है तो इसको अपन सप्लाई मानेंगे। अगर यहाँ पे कंसीडरेशन होता तो बेटा वो ऊपर कवर हो जाता ना पहले वाले केस में, कि भाई ये वाले केस में, ये वाले केस में कि सप्लाई करते हो आप, सेल करते हो, कंसीडरेशन में करते हो, आपने बिजनेस में करते हो, तो वो यहाँ पे कवर होता तो भी GST लग जाता। और यहाँ पे हमारे डिस्टेंट पर्सन है, कहाँ गए, ये लीगल सर्विसेज ली हुई है, तो ये डिस्टेंट पर्सन है हमारे, बिना कंसीडरेशन के आया हुआ है, तो ये शेड्यूल 1 में कवर्ड हो गया, इस पर GST लगेगा। और यहाँ पे ये लोग कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है ये सी है, चेन्नई के फीस पे की ऑनलाइन कोचिंग ऑब्टेन फ्रॉम द टीचर आउटसाइड लोकेटेड, ठीक है, फॉर द कोचिंग ऑफ अकाउंटेंसी, इंपोर्ट ऑफ सम सर्विसेज बाय द इंडियन ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट कंपनी है और एक इंडियन ब्रांच है। ये दो आपस में कौन है? डिस्टेंट पर्सन है, ठीक है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लेते हैं, फ्री सेवा में लिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बोला था विदाउट कंसीडरेशन, हाँ फ्री सेवा में लिया, हाँ तो ये सप्लाई माना जाएगा, इट इज सप्लाई, हेंस IGST लिमिट होगा। जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो भी इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, उस पर IGST लगता है। तो इन्होंने यहाँ पे भी IGST लगाया हुआ है क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। नोट करने की बात इन्होंने क्या बोली गई कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी सब्जेक्ट टू GST इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन, वही सब चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो, ठीक है। फालतू की चीज लिखी हुई पढ़ लो। डेल क्रेडिटर वाली चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो भाई GST है, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में चीजें जा रही होंगी, एकदम से सब कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा, आई बिलीव सारी चीजें जब मैं रिवाइज कराऊंगा फटाफट तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें रिकवर होंगी। ये चीज यहाँ से आई, ये चीज वहां से आई, ऐसा है वैसा है। अभी क्या होता है, कुछ चीज अभी समझा दी, कुछ चीज अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, कुछ उसके लेक्चर में समझाऊंगा। तो पहली चीज है पेशेंस रखते हुए लेक्चर्स को देखते जाओ, आराम से सब होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ सारी चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगी। तुम जिस दिन लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, तो फटाफट धड़ल्ले से सारी चीजें तुम्हें रिकॉल होंगी, बहुत अच्छे से सबको समझ में आएगा, ठीक है। 2-5% चीज ऐसी होती समझ नहीं आती, वो धीरे धीरे करके 2-3 बार जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सर बिल्कुल टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा शांति से धीरे से लेक्चर्स को सुनते जाओ, दिमाग में चीज स्टोर होती है, सब ऑटोमेटिक चीज लिंक होती है। जितना मैं तुम्हें इतना लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, उतना तो मेरे टीचर्स ने मेरे को लिंक करके नहीं पढ़ाया। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है रिलेटेड पार्टी के थ्रू, तो फिर अपन ने ऊपर वाला पढ़ा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस करता है कौन सा, नेटफ्लिक्स वाला। तो ये दो अगर आपने लिंक करके पढ़ा दिया तो बच्चा ऑटोमेटिक ध्यान रखेगा,
दोनों सर्विस के बारे में, नहीं तो हम कंफ्यूज होते थे, एग्जाम में भी हम कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई नीचे वाली सर्विस लगानी कि ऊपर वाली लगानी। यहाँ पे मैंने तुम्हें लिंक करके बता दिया, ठीक है। ओवर थिंकिंग किल्स यू हैप्पीनेस, भाई 24 घंटे मजे लो, खुश रहो भाई, हैप्पी रहो, आराम से पढ़ो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई दुखी होकर पढ़ रहे हो, मस्त आराम से चिल्ड होकर पढ़ो। एक होता है प्रिक्योरमेंट एजेंट। प्रिक्योरमेंट एजेंट का फॉर एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, कि भाई तुम्हारे पास अमेजोन का पार्सल आया, तुम घर से बाहर निकल गए हो, ठीक है, तुम्हारे पास अमेजोन वाले का फोन आता है, सर आपका पार्सल आया हुआ है, तो तुमने अपने पड़ोसी को कॉल किया, पड़ोसी जी मेरा एक पार्सल आया, वो पार्सल ले लेना। तो उसने, तुम्हारे पड़ोसी ने पार्सल ले लिया, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये जो पार्सल पड़ोसी ने लिया क्या उसके बाप का था? नहीं था, वो तुम्हारा था। वो तुम्हें वापस कर देगा? हाँ बिल्कुल वापस कर देगा। तो प्रिक्योरमेंट एजेंट के बारे में भी वही चीज बोली गई है कि भाई प्रिक्योरमेंट एजेंट क्या होता है कि एक ए नाम का बंदा है, एक बी नाम का बंदा है, और एक है हमारा, एक मिनट रफ करने दो, ABC, ये लो, ये हमारा ए नाम का बंदा, एक बी नाम का बंदा, एक सी नाम का बंदा है। ए नाम के बंदे ने बी से बोला कि भाई मेरी एक छोटी सी मदद कर दे, मदद कर दे, क्या कर दे? ये जो सी नाम का बंदा है ना, इससे यार परचेस कर ले कुछ सामान, क्योंकि मैं सी तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, सी से परचेस कर ले, और सी को बोल देना कि यार मेरे को डायरेक्ट ए को मेरे को डायरेक्ट सप्लाई कर दे, ठीक है, या फिर सी से तू परचेस कर ले और फिर मेरे को वापस दे दे, ठीक है, इस तरीके से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली गई कि प्रोक्योरमेंट एजेंट के रूप में काम कर रहा है बी, मतलब बी सिर्फ एक मदद कर रहा है ए की। अब तुम ये मत बोल देना कि भैया बी ने ए को सप्लाई की, हम क्या किया, बी ने क्या किया, परचेस किया, किससे? सी से परचेस किया बी ने, ठीक है, हाँ, और बी ने फिर उठा के ए को सप्लाई कर दिया, ए को भेज दिया। तो इस केस में ये मत बोल देना कि बी ने ए को सप्लाई किया हुआ है तुम जीएसटी पे करो। बी भैया ने ए को सप्लाई किया, बी ने ए को सप्लाई नहीं किया, सिर्फ बी ने ए की मदद की है कि भाई ए साहब बोल रहे थे कि भैया यार मैं सी तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मेरे को कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं, तू लाके दे दे, तो बी ने लाके दे दिया, ठीक है। अब बी ने ए को कोई सर्विसेज थोड़ी ना दी है, बी ने तो सिर्फ मदद की हुई है, ठीक है। तो ये प्रिक्योरमेंट एजेंट के बारे में भी वही चीज बोला गया है कि भाई देखो एग्जाम्पल के रूप में पढ़वा देता हूँ कि ए है, ये ए है बायर ऑफ गुड्स है, ठीक है, और बी एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ए का। अब ए ने अपॉइंट किया किसको? बी को। बी से बोल दिया भाई बी तू प्रिक्योर कर दे कुछ गुड्स फ्रॉम दी मार्केट, मार्केट से कुछ सामान ले आना यार, ठीक है। बी भैया ने बोल दिया, ठीक है, बी ने अरे कहाँ गया कर सर, हाँ ये रहा, बी भाई चले गए किसका? सी के पास। सी भाई सुनो, ए को कुछ सामान चाहिए, ये सामान निकाल दो, तुम डायरेक्ट ए को दे देना सामान, ठीक है। तो इसमें बी का कोई रोल नहीं है, बी भाई कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बस एक मददगार व्यक्ति थे, मदद कर रहे थे। तो बस ऐसा नहीं बोल देंगे कि अपन बी ने ए को कोई सर्विस दी, बी ने ए को कोई सर्विस नहीं दी, बी ने सिर्फ ए को मदद किया गया और बी भाई पिक्चर से साइड हो जाएंगे। तो हम अल्टीमेटली यही बोलेंगे सी ने ए को सप्लाई किया हुआ है सामान को, तो भाई सी तू जीएसटी ले ले, सप्लाई कर और जीएसटी ले, ए से ले डायरेक्टली, बी का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा बी कौन है? प्रिक्योरमेंट एजेंट। तो ये प्रिक्योरमेंट एजेंट के बारे में बता दिया कि प्रिक्योरमेंट एजेंट कौन होते हैं। प्रिक्योरमेंट एजेंट यही होते हैं, मददगार व्यक्ति होते हैं, मदद करके साइड आ जाते हैं। तो इनको कोई सप्लाई वप्लाई मत मानना कि भाई बी ने ए को सप्लाई किया, कुछ भी सप्लाई नहीं किया गया, ठीक है, ओके। चलिए ये चीज दे रखी थी हमारा प्रिक्योरमेंट एजेंट के बारे में भी मैंने आपको समझा दी। कभी मीनिंग पूछता है तो तुम्हें बता देना है, मीनिंग मतलब MCQ वगैरह, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं, आप पढ़ें। उसके बाद हमने रिलेटेड पार्टी पढ़ लिया, फ्रिंज बेनिफिट बचा है, फिर रिम्यूनरेशन और शेड्यूल 2, छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं, आराम से हो जाएगा। चलो एग्जांपल्स में आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ भैया। जेड लिमिटेड कौन है? जेड लिमिटेड अपग्रेड्स द कंप्यूटर सिस्टम, द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स विच डू नॉट सपोर्ट द अपग्रेडेड वर्जन डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। ये आईटीसी वाला मेरे को दिख रहा है भाई कि मेरे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए थे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? मेरा बिजनेस का एसेट है। अभी मैंने पूरा आंसर पढ़ा नहीं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बस एक एजम्पशन लेके देख रहा हूँ क्या है क्या चीज नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस का एसेट हो सकता है, फिर मेरे पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है। पर्सनल पर्पस के लिए हुआ तो इस पर सप्लाई वप्लाई कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है, अगर ये मेरा बिजनेस का एसेट है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैंने इसकी आईटीसी ले ली है और उसके बाद में इसको सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने जितनी आईटीसी ली थी इसको पूरा अपने को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सप्लाई मान के, ठीक है सर। अगर आईटीसी नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसी सप्लाई कर सकते। तो देखो अपन अब आगे बढ़ते हैं। दिस अमाउंट टू परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट, ये बिजनेस का एसेट इन्होंने मान लिया। देखो अपन ने पढ़ा भी नहीं, पहले ही बता दिया मैंने, बिजनेस का एसेट है ये। क्या है? कंप्यूटर हमारा बिजनेस का एसेट है, ठीक है। द सेम विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स
and liable to GST in the hands of JAT provided if the company availed input tax credit on computers and laptops। सिंपल सी बात है, अगर तुमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया तो हम इसको शेड्यूल 1 में कवर कर देंगे। वो मैंने अभी बताया ना, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जब आपने आईटीसी ले लिए तो शेड्यूल 1 में आ जाएगा, इसको सप्लाई मानना पड़ेगा और जेड को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। मिस्टर शंकर प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ ट्रेडर इन क्लॉथ्स परमानेंटली ट्रांसफर करता 50% ऑफ इट्स स्टॉक भी क्या है भाई, बिजनेस का एसेट है। ठीक है। टू अ सोसाइटी एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में दिया हुआ है, बिना कंसिडरेशन का दिया है। सिंपल सी बात है। शेड्यूल 1 में क्या चीज कवर्ड होती है बेटा, देखो यहाँ मैंने आपको बताया था शेड्यूल 1 में कवर्ड होता है, तो डिलीट करने का बड़ी समस्या रहती है अपने पास। शेड्यूल 1 में हमारा कवर्ड होता है क्या, विदाउट कंसिडरेशन। और मैंने एक चीज और लिखवाई थी, कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस लिखना, कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपने बिजनेस में काम किया हुआ है तो ये लगेगा। ठीक है। अगर आपने बिना कंसिडरेशन के शेड्यूल 1 में कुछ भी चीज ट्रांसफर की है तो अपन सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज दे रखा हुआ कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कंसिडरेशन के कुछ आपने ट्रांसफर किया, क्या, बिजनेस का स्टॉक ट्रांसफर किया। इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस स्टॉक वुड बी अमाउंट टू दी सप्लाई इफ द कंपनी इज एबल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द परचेस ऑफ क्लॉथ। जब आपने परचेस ऑफ क्लॉथ किया था तो अगर आपने आईटीसी ले रखा हुआ है तो उस पर अपन क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे, शेड्यूल 1 में अपन कवर करेंगे। सिंपल सी बात है। अब आगे आता है अपन मिस्टर रहीम वाला पढ़ते हैं। मिस्टर रहीम परचेज द कार फॉर अ बिजनेस पर्पस। ठीक है। एंड आफ्टर 2 years ट्रांसफर द कार फॉर द पर्सनल कंजम्पशन टू यूज एट होम। देखो सबसे पहली चीज, अगर इसने आईटीसी, रुको विल द ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई टर्म टू बी द एक्ट नोट आईटीसी नॉट एबल्ड बाय द मिस्टर रहीम। देखो यहाँ अगर इसने आईटीसी ले ली होगी तो इसको आईटीसी वापस करनी पड़ेगी, मतलब सप्लाई की सप्लाई शेड्यूल 1 में कवर करेंगे, सप्लाई मानेंगे, जीएसटी लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसने आईटीसी नहीं ली रखी होगी तो अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सिंपल। ठीक है। तो आंसर दे रखा हुआ है कि नो बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड बाय द इंडिविजुअल इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब इसने पर्सनल पर्पस के लिए किया हुआ था और इसने क्या हुआ, आईटीसी नहीं ली हुई है। अगर इसने आईटीसी नहीं ली है तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। देखो इसने सप्लाई नहीं माना, सिंपल सा है। ठीक है। अब अपन आते हैं मिस्टर दास। मिस्टर दास परचेज द कार फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए जब आप यूज करते हो तो आईटी से आपको नहीं मिलता, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। एंड एंड आफ्टर अ ईयर सोल्ड इट टू अ कार डीलर। देखो तुमने पर्सनल पर्पस के लिए लिया था, इसका मतलब होता है कि तुमने इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं लिया, आईटीसी तुमने नहीं ली। जब आपने आईटीसी नहीं ली तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। तो चाहे तुम कार डीलर को भेजो, चाहे तुम बिजनेस पर्पस के लिए भेजो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए भेजो। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट, सप्लाई नहीं माना जाएगा। इंडिविजुअल बोलता है नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस में पूछा है। तो हमने दूसरी चीज ये भी कि हमने कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा था तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, बेच दिया। तो हम धंधा भी नहीं करते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते थे तो बेच डाला। दूसरा कंडीशन ये भी हमारा कंप्लाई होता है। ठीक है। तो इसमें हम सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है मेजर्स M&M अ सोल प्रोप्राइटर साहब है, इज इन अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर बेचते हैं। ठीक है। इट ओनर टुक अ सेट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो गया, ओनर ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया और वो अपने घर ले गया पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है। अगर देखो तुमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया तो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर तुमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया है तो पर्सनल पर्पस के लिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। नोट यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, आईटीसी ऑन सच फर्नीचर नॉट एबल्ड। उसने आईटीसी नहीं लिया है तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। इसमें दे रखा है नो द ट्रांसफर ऑफ द फर्नीचर बाय द ओनर विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई। तुमने इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया तो हम आईटीसी वो सप्लाई नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात। ये हमने रिलेटेड पार्टी पढ़ ली, सिर्फ रीड करना, फोकट छोड़ देना इसको, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे नहीं आता। एक होता है फ्रिंज बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंज बेनिफिट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब ये जो चीज़ें मैं लिंक करके दे रहा हूँ ये हमारे टीचर्स नहीं प्रोवाइड करते, बहुत सारे टीचर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन होता था तो फिर अपन एक जगह लिख लेते थे। ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, एग्जेम्प्ट है, नहीं लगेगा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेशन में दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दी, गिफ्ट के लिए 50,000 तक है, 50,000 तक दी तो नहीं लगेगा, 50,000 से ऊपर दी तो पूरा अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई फ्रिंज बेनिफिट दिए हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि भाई कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, सैलरी हटा दो,
गिफ्ट वगैरह हटा दो, एक्स्ट्रा चीज दी, लाइफ इंश्योरेंस दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, अगर वो टैक्सेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है, मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अगर आप, मैं एक एक चीज और पढ़ाऊंगा नीचे, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप एम्प्लॉयर को कंपलसरी है, एम्प्लॉयर को कंपलसरी कि एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है अगर वह फैक्ट्री में काम करता है तो बेटा इस केस में एम्प्लॉयर को कराना होगा। तो इस केस में क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर तुमने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होगा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस सॉरी लाइफ इंश्योरेंस करा देना और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट दे देना, किसको, एम्प्लॉय को दे देना। तो ऐसे केस में क्या बोला गया, अगर ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है इस चीज को कराना। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि भैया सरकार ने बोला है कि अगर ये एम्प्लॉय तुम्हारे पास काम करता है तो तुमको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो इस केस में जीएसटी उस पर नहीं लगाया जाएगा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया है। एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस की, कि बेटा तू जब हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे, या फिर तू हाथ पैर टूट जाएंगे, फीवर वीवर आएगा, तो हम तेरी मदद करेंगे, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मदद करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मदद करेगी। दैट मीन्स मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तेरी एम्प्लॉय तेरी मदद करेगी। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इस केस में बोला गया अगर फ्रिंज बेनिफिट, अगर जो बेनिफिट तुम दे रहे हो अगर ये ऑब्लिगेशन है तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर का, वो फ्री में बांट रहा है, भाई चलो ले लो यार सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, लाइफ इंश्योरेंस करा लो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दे दिया, घड़ी बांट रहा है भाई एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर की, तो इस पर जीएसटी लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में मैं सारी चीजें यहाँ पे एक चीज और पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको समअप कर रहा हूँ। देखो 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 अभी क्या एक अमेंडमेंट, ये रेड कलर से जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब अमेंडमेंट है, सबसे नीचे वाले अभी जो ऐड किया हूँ ना ये अमेंडमेंट है। देखो हाँ ये क्लैरिफिकेशन अभी आया था, अमेंडमेंट है, आईएमपी है, अमेंडमेंट है, ये पूरा अमेंडमेंट है। अब इसमें क्या बोला गया देखो, हाँ देखो 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 ये परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ने, अगर एम्प्लॉय को कोई भी परक्यूजिट दिया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में दे रखा हुआ है, तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं इन सबको ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ था इस अटेम्प्ट के लिए, अमेंडमेंट है। अब मैं इस पर आपको बता दे रहा हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं और उनको सबको समअप करके यहाँ पे दे रहा हूँ। पहली चीज है क्या है कि भाई एम्प्लॉय सर्विसेज देता है, एक सेकंड, हाँ एम्प्लॉय क्या करता है, सर्विसेज देता है, किसको देता है, एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर बदले में सैलरी देता है, मतलब काम करता है एम्प्लॉय, सीधी सी बात है, जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, ठीक है। ये कहाँ पे कवर है, फटाफट बताओ, बताओ जब तक, ठीक है। दूसरी चीज है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, 50,000 रुपए तक है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। ये तुम्हारा शेड्यूल 1 में था, ठीक है, ये तुम्हारा शेड्यूल 3 में था कि नहीं था, देखो चेक करा दे रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा वो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, कहाँ गया शेड्यूल 1 के अंदर, ये देखो शेड्यूल 1 के अंदर 50,000 रुपए तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, ठीक है, शेड्यूल 1। अब एक नेगेटिव लिस्ट है शेड्यूल 3, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो शेड्यूल 3 के अंदर ये वाला, ठीक है। ठीक है, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 1 हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है, ये चीज भाई समरी है, लिख लो उठा के, ठीक है, ये 3 अच्छे से लिख लो। तुम एक पेज पे छाप देना, नहीं तो तुम ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक गिफ्ट दे दिया, अगर 50,000 से ऊपर देता तो वो टैक्सेबल हो जाता। अब तीसरी चीज है फ्रिंज बेनिफिट, बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर देता है फ्रिंज बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस लिखो, HI, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी सर्विस फ्री सेवा में कुछ भी देता है, किसको देता है, एम्प्लॉय को, तो टैक्सेबल है।
लेकिन कंडीशन है कुछ एग्जेम्पशन। क्या एग्जेम्पशन है इसकी? दो एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? पहली चीज है कि ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर, कि भाई तुमको ये देना ही पड़ेगा, तो एग्जेम्प्ट है, सिंपल। और दूसरी चीज है, ऑब्लिगेशन है और दूसरी चीज है अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है। अब सर कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब हुआ मैं तुमको हायर कर रहा हूँ आज, तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बना के दूंगा कि बेटा तेरी बेसिक सैलरी इतनी होगी, तेरा प्रोफेशनल टैक्स हम 2500 रुपये काटेंगे, लीव ट्रेवल LTA लीव ट्रेवल अलाउंसेस इतना होगा, हाउस रेंट अलाउंसेस हम इतना आपको प्रोवाइड करेंगे, इतना हम आपका टैक्स काटेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तेरा कॉन्ट्रैक्ट जब तक को मैं हायर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दूंगा, और यहाँ पे मैं दूंगा कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट लिखते हैं कि भैया मैं तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दूंगा, लाइफ इंश्योरेंस दूंगा, अगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट है। भाई साहब इस लेवल की मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना भाई साहब, तुम फेल होने का चांस नहीं है। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आती है तो तुम आराम से टैकल कर लोगे। एम्प्लॉयर का पॉइंट आता है, जनरली देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं से। 5 चीज़ें मैंने तुम्हें पूरी एम्प्लॉय की समरी करके दे दी भाई, इससे ज़्यादा कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा जितना मैं तुम्हें इतना समरी बना के पढ़ा रहा हूँ, और वो भी सुपर फास्ट ट्रैक बैच में। क्योंकि मेरे को चांस नहीं लेना है कि तुम्हारे 60 नंबर से एक नंबर भी कम आ जाए, ठीक है। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सर। जल्दी फटाफट से इसको लिखो, समरी लिख दी अपन ने पूरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन की, ये ऐसे मिट गया, ठीक है। और जाके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और लिखना स्टार्ट कर दो इसको। ये लो हल्का सा छोटा कर दे रहा हूँ, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना स्टार्ट करो, पॉज कर लो इसको, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है, एक बार चेक करता हूँ मैं। यस, सारी चीज़ें विजिबल है, ओके। चलो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा फ्रेंच ये हो गया। और डिस्टेंट पर्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंट पर्सन मतलब आपने क्या किया होगा, हर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा हुआ है, एक ही पैन कार्ड पे अपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसको अपन डिस्टेंट पर्सन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने पेड किया ये डिस्टेंट पर्सन की मीनिंग याद रख लेना, डेफिनेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर साहब सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टर तुम्हारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अगर है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में आएगा, शेड्यूल 3 में कवर होगा, नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा, हाँ जी। तो वहाँ पे जीएसटी पे करना है, बिल्कुल नहीं पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई नहीं है, देखो एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। कंपनी के अंदर होता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका कुछ रोल नहीं होता है, वो बोर्ड मीटिंग में बैठ के टाइम पास करता है। 1-1 लाख रुपए की इनकी फीस होती है, आते बैठते ज्ञानबाजी करते निकल जाते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता कंपनी का, डायरेक्ट सिटिंग फीस लेता है। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम्हें पता हो तो बीओडी की मीटिंग में आता है, 1-1 1.5 लाख रुपए की इनकी मैक्सिमम फीस, सॉरी 1 लाख रुपए होती है एक सिटिंग फीस की। तो 1-1 लाख रुपए की ये लोग फीस लेते हैं, बैठते हैं, चना वना खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, निकलते हैं, खाना वाना खा के जो ले ला के निकल जाते हैं, बड़ा पैसा लेके निकल जाते हैं, बैठने का टाइम पास करते हैं, ज्ञानबाजी करते हैं, 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं। वो कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नहीं है तो बेटा इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो इसने बोला कि टैक्सेबल ऑन द हैंड्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आरसीएम क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है। एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब कि रिसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब कि सप्लायर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद की सर्विसेज दे रहा है ना, कि भैया मैं आके बैठ रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, कंपनी को ज्ञानबाजी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर है, मैं उसमें भी एक बार पढ़ा दूंगा आपको। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है मतलब कि रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज कौन ले रहा है? कंपनी ले रहा है। तो कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वगैरह अभी याद मत रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं चैप्टर आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा बिल्कुल। अगर आप अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो आपको क्या, और उसमें ध्यान रखना इसमें लिखा आएगा टीडीएस कट रहा है 192 में। सेक्शन 192 क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट का है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है
और तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुम मेरे को टीडीएस काटना मैंडेटरी है। अगर मैं 192 में टीडीएस काट रहा हूँ, 192 सेक्शन होता है किसका, सैलरीड पर्सन का होता है कि सैलरीड पर्सन का टीडीएस कटता है। तो अगर आप कोई भी डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, कोई भी डायरेक्टर है आप, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, अगर उसका 192 के अंदर लिखा आ जाए क्वेश्चन में कि भाई उसका 192 के अंदर टीडीएस कटता है, तो वो कंपनी का एम्प्लॉय है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड हो जाएगा। नेगेटिव लिस्ट में ऊपर पड़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्टर अगर 192 सेक्शन के अंदर टीडीएस कटता है या फिर वह कंपनी का एम्प्लॉय तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो उस पर जीएसटी पे करना होगा कंपनी को। बस दैट्स इट, ये था हमारा रेम्यूनरेशन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब बात करते हैं शेड्यूल 2, जो हमने ऊपर पढ़े थे ना सेक्शन 7 के अंदर कि शेड्यूल 2 भी है। तो शेड्यूल 2 कुछ नहीं है, टाइम पास है, बकवास चीज है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बातें करता है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भाई, इससे बेटर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा सुपर फास्ट ट्रैक बैच यार, है ना। बहुत टाइम दे दिया, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, इस अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से बहुत लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बट पास होना चाहिए रे मालिक, तुम्हें पास होना पड़ेगा इस अटेम्प्ट में, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास होना ही होगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन सेंस की बातें दे रखी हैं, कैसे दे रखी होंगी, बिल्कुल कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा, ठीक है। आप कोई भी ट्रांसफर कर दो, टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब कि तुमने गुड्स, कोई गुड्स है उसका तुमने पेपर ट्रांसफर कर दिया, इसको क्या बोलोगे आप, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी कॉमन सी बातें बोल दी गई यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि आपने राइट इन गुड्स, इनने क्या बोला, राइट इन गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है बेटा, यूज कर लेना फिर वापस दे देना। मैंने क्या बोला, इस रिमोट को यूज कर लो फिर वापस दे देना, ठीक है। तो इसको क्या बोला, यूज, मैंने तुम्हें सर्विस दी है रिमोट की, वापस ले रहा हूँ ना बाद में मैं रिमोट, हाँ जी, तो मैंने तुम्हें सर्विस दी है कि इसका यूज करो वापस दे दो, तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने, सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया। ये देखो, हमने तुम्हें राइट एंड गुड्स दिया कि हमने राइट्स दिया कि आप इसको यूज करो, शेयर्स वगैरह कुछ भी चीज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हमने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। टाइटल ट्रांसफर का मतलब होगा कि मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। तो उसके बाद बोला लैंड और बिल्डिंग, अगर मैंने तुम्हें लैंड और बिल्डिंग बेची तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें लीज पे दी, किराए पे दी, कोई भी बिल्डिंग मैंने किराए पे दी है, बाद में मैं बिल्डिंग तो मेरे पास मेरी जाएगी ना, तो मैंने तुम्हें सर्विस दी है किराए की, रेंटिंग का मतलब होगा सर्विसेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया। बहुत कॉमन सी चीज है भाई, किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माने, किस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस माने, वो शेड्यूल 2 के अंदर बता दिया गया है, ठीक है। बहुत कॉमन सी चीजें बता दी गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, तुम जर्नल सी बात है, तुम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी किराए पे दी हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सर्विस है ना, तो ये देखो यहाँ पे यस लिख दिया, सर्विस है, ये गुड्स नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ चीजें दे रखी हुई हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको, ये देखो ये 7 वाला क्या है, ये क्या था, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया गया सेक्शन 7 के अंदर कि अनइनकॉर्पोरेटेड जो बॉडी होती है या फिर अदर देन इंडिविजुअल, जैसे तारक मेहता में आपकी गोकुलधाम सोसाइटी अगर अपने मेंबर को सर्विस देती है, फिर मेंबर इनको सर्विसेज देते हैं, तो ये ऊपर कवर कर दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं या फिर कुछ गुड्स दे रहे हैं। तो जैसे गोकुलधाम सोसाइटी कुछ गुड्स बेच रही है अपने मेंबर को, या फिर मेंबर कुछ भी गुड्स इनको बेच रहे हैं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज मानेंगे, ऊपर कवर कर दिया गया। यहाँ से इन्होंने काट दिया, पता नहीं तुम्हारी, ये मैंने काटा हुआ है ना, देखो मैंने अगर ये काटा हुआ है ना, अमेंडमेंट है पूरा, इस चीज को काट दिया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं मारा है यहाँ पे, बट ये अपडेटेड है, मैंने यहाँ पे काट दिया, इसका कोई सेंस नहीं निकला। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अपन ने ऊपर कवर कर दिया है, ये ऊपर पहुंच चुका है, यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट देना, आप जरूरत नहीं आपको लिखने की। अगर आप स्टडी मेट से वो इसको कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, तुम्हारी इंस्टीट्यूट बहुत पीछे चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं काटा, कोई सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पे डालने का इसको, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ दे रखी कि भैया तुमने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया, मैंने तुमसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, तो तुमने सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दी हैं, गुड्स थोड़ी ना दिया, तो इन्होंने सर्विसेज है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है हमारी, ये वाली, यहाँ से चीज़ पढ़ना है इंपॉर्टेंट स्टार, यहाँ से इंपॉर्टेंट इस चीज़ को जरूर पढ़ लेना। क्या बोला गया, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्ट और टू टॉलरेट एनी सिचुएशन दे रखा हुआ, ये चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो क्या होता है, पहली चीज दे रखा है रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, मैंने कुछ काम है, मैंने तुमसे बोला कि यार देख मैं पूरे, क्या होगा कि मैं जीएसटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ, पूरे इंडिया में मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमने मेरे से पढ़ लिया, तुम आ गए मार्केट में, उतर गए तुम भी,
कि हम भी पढ़ाएंगे हम भी पढ़ाएंगे। तो मैंने तुमको 1,00,000 दिया कि भाई चुप बैठ, तू जीएसटी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाऊंगा। तूने 1,00,000 रख लिया, ठीक है, तू बोला कि अरे 1,00,000 फ्री क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या बोला गया, तो 1,00,000 तुम्हारे पास आए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा कि मैंने तुमको सर्विसेज दी, कुछ काम मत कर, कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं तुमको, अब इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेम रिफ्रेम वगैरह ये सब चीजों के नीचे बहुत सारी चीजें दे रखी हूँ, मैं नीचे आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो, और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और पेनल्टी। और इसका क्या मतलब निकलता है मैं आपको बताता हूँ। एक गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने बोला मेरे से, मैं कौन हूँ भाई, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है भैया। अरे सॉरी, कहाँ गया है, कॉन्ट्रैक्टर हूँ भैया, एक मस्त सी रोड बना के दे दे। ये रोड बना दी मैंने कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। तो भाई मैंने 30 दिन में नहीं बना पाया यार, मैं थोड़ा सा डिले हो गया, मैंने इसको बना दी 40 डेज में। 40 डेज में बनाई तो गवर्नमेंट ने मेरे को कितने 10 लाख रुपए लेना था, मतलब इस रोड बनाने का 10 लाख रुपए लेना था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मेरे से गुस्सा हुआ कि भाई तू 10 दिन डिले क्यों कर गया, तू 10 दिन डिले कर गया तो मेरे को लिक्विडेटेड चार्जेस दे, लिक्विडेशन चार्जेस, लिक्विडेटेड चार्जेस दे भैया। एक 2 लाख रुपए की मैं तेरे पे लिक्विडेटेड चार्जेस मतलब पेनल्टी लगाता हूँ कि बेटा 2 लाख रुपए तू मेरे को दे, क्यों दे, तूने 10 दिन डिले किया, तेरे से बोला 30 दिन में बना, लेकिन तू 40 दिन में बना रहा है, तूने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, हाँ बिल्कुल तुमने 40 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। तो ये जो 2 लाख रुपए ले ली ना गवर्नमेंट ने मेरे से, इसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट गुस्सा हो रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट किया नॉन परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट क्या कर रही है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो यार नॉन परफॉर्मेंस किया हुआ है, हमने इसका 2 लाख रुपए ले लिया तो हम शांत बैठ गए। ये नॉन परफॉर्मेंस का मतलब गवर्नमेंट ने मेरे को सर्विसेज दे दी, चिल्ला चोट कर दी, गाली गलौज कर दी गवर्नमेंट अभी कि भाई तुमने 10 दिन डिले कर दिया, 10 दिन डिले कर दिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए दे दिया लिक्विडेटेड डैमेजेस, जितना भी डैमेज हुआ जितना भी कुछ हुआ, गाली गलौज नहीं कर रही गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने मुझे सर्विसेज दी, शांत रहने की सर्विसेज दी गवर्नमेंट ने, वो टॉलरेट कर रही है गवर्नमेंट। तो 2 लाख रुपए मैंने, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर, मैंने कॉन्ट्रैक्टर ने गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए मुंह पे फेंक के मारे, तो गवर्नमेंट चुप बैठ गई, तो मतलब गवर्नमेंट ने मेरे को सर्विस दी, मैंने उसको 2 लाख रुपए पैसा दिया, तो इस ये तो 2 लाख रुपए इस पे जीएसटी लगेगा। और ये जो 10 लाख रुपए दिए थे, मतलब मैंने गवर्नमेंट को रोड बना के दी, गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया, मतलब मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी 10 लाख की, तो ये 10 लाख पे तो जीएसटी लगेगा। दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग समझने की कोशिश करना कि भाई 10 लाख पे जीएसटी तो लगेगा, ये जो 10 लाख है इस पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, प्लस ये 2 लाख पे भी जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना पड़ेगा इसको, ये चीज बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिले इन परफॉर्मेंस, मतलब वही चीज मैंने समझा दी, परफॉर्मेंस को करने में डिले किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जीएसटी लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं, समझो। एक है पेनल्टी, एक होता है कि पेनल्टी, हमेशा ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें याद रखना, कुछ सर्कुलर्स वगैरह है तो वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट है इन चीजों में, कि अगर पेनल्टी पे की किसी एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, या फिर तुम रोड पे गाड़ी चला रहे थे तो उसमें तुमने पेनल्टी वगैरह, चालान वगैरह पे किया, फाइन वगैरह पे किया, उस केस में अगर आपने किसी भी एक्ट के अंदर टैक्स वो सॉरी पेनल्टी वगैरह पे की गई है तो उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, नहीं मानना, उस केस में अपने को सप्लाई नहीं मानना है, ठीक है। तो यही चीज दे रखी है कि आपने लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया तो उसके अपने को पेनल्टी लगी, तो उस पर जीएसटी अपने को नहीं पे करना, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हुआ कि भैया मिस्टर सी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट थे, इन्होंने क्या किया गया, 9 से 10 में मिस्टर, एक डॉक्टर है, चलो डॉक्टर की बात करता हूँ, ए नाम का एक डॉक्टर है, 9 से, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट दिया कि भाई तुम 9 से 10 के बीच में आ जाना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम्हें ट्रीटमेंट देना है, तुम ठीक है, और तुमने मेरे को 500 रुपये दे दिया, मैंने, अब मैं 9 बजे से 10 बजे तक सिर्फ तुम्हारे चक्कर में वेट कर रहा हूँ कि भैया मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, सोच रहा हूँ ये आएगा आएगा आएगा, आया नहीं, और किसी व्यक्ति को एंट्रेंस नहीं दिया कि भैया तुम नहीं आ तो चलिए किसी और को कंसल्टेंसी दे दो, नहीं भाई मैं बैठा हूँ सिर्फ तुम आओगे, मैं नल्ला इंसान हूँ भाई, मैं सिर्फ तुम्हारे चक्कर में बैठा हूँ, तुम आओगे, 500 रुपये दिया है भाई तो तुम आओगे आओगे, तुम आए नहीं, 9 से 10 में मैं फ्री रहा, मैंने किसी और को सर्विसेज नहीं दी। इस केस में बोला गया है मैं बैठा रहा ना, मैंने सर्विसेज दी हैं, तुम आए या नहीं आए, तो इस केस में भैया जीएसटी चार्ज करेंगे, इसमें हम सप्लाई मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि मैंने अपना परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया हुआ है, तुम नहीं आए तो मैंने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारे लिए बैठा रहा, तो 9 से 10 में जो मैंने तुम्हें सर्विस दी
ना तुम्हारे ना आने पर भी मैंने सर्विस दी तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर मान के चल तुम नहीं आया तो मैंने दूसरे क्लाइंटों को देखना स्टार्ट कर दिया तो नहीं देना, क्योंकि भाई मैंने तुमको स्पेसिफिक टाइम ही नहीं दिया, मैंने नॉन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की यही नहीं है मैंने कहा, तो इसलिए तो यहाँ पे देखो एडवांस जो है पेड, बी ने एडवांस दिया, मतलब तुमने मेरे को एडवांस पैसा दे दिया गया था कि तो, और फॉरफीट कर लूंगा, तुमने जो एडवांस दिया था 9 से 10 में मैं खाली बैठा रहा तो मैं फॉरफीट कर लिया, मैंने खा लिया पैसा, ठीक है। मिस्टर सी रिफ्रेन करता है फ्रॉम एंटरिंग एनी अदर पर्सन फॉर द गिवन अपॉइंटमेंट टाइम। सीधी सी बात है, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ अंदर आना, मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस पे जीएसटी लगेगा। जो फॉरफीटेड अमाउंट 500 रुपये जो तुमने दिया उस पर जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। अब अपन एक सेकेंड, हाँ अब अपन बात करते हैं किस चीज़ की। अगला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय ये मैंने पढ़ा दिया तुमको। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर रोड बनाने का कुछ भी काम दिया था तो उसको कंप्लीट करना था, और एक दूसरी चीज़ है उसने कंडीशन डाल दी थी कि तुम 30 दिन में कंप्लीट नहीं करोगे तो 1,20,000 का लिक्विडेटेड डैमेजेस तुम्हें देना पड़ेगा। तो एक महान व्यक्ति थे, उसने क्या 10 दिन का डिले किया, उसने 40 दिन में बना के दिया गया, तो 1,20,000 पे हम जीएसटी लेंगे। यहाँ पे समझना, इस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कंप्लीटेड किया गया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, हाँ बिल्कुल सर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है जी बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। अब ऐसा एक केस होगा, नीचे आपको मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा जब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर्स अमेंडमेंट्स आए हुए थे, रेड कलर से लिखा हुआ आईएमपी है, रीड करना है इनको, सिर्फ तुम्हें रीड करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एग्जाम में भी सिर्फ रीड करना, ऊपर ऊपर से निकल जाना। अभी भी फटाफट पढ़ा रहा हूँ। एक सिचुएशन है, ये इसी से रिलेटेड है, ये वाली जो चीज़ है ना कि भाई इसको सप्लाई सर्विस माने कि नहीं माने, इससे रिलेटेड है। 10 वाला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड सर्कुलर्स आए हुए थे, ठीक है। तो मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ सर्कुलर्स क्या है। एग्री करते फॉर ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, किसी एक्ट को करने से रोकना। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट हो गया, फिर थी वन पार्टी एग्री, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि भैया मैं पूरे इंडिया में जीएसटी की क्लासेस देता हूँ। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट है कि मैंने तुम जीएसटी के दूसरे टीचर आए, ठीक है, मैंने तुमको पैसा दे दिया कि भैया तू काम मत कर, 1 साल तक तू जीएसटी नहीं पढ़ाएगा। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट किया गया कि क्योंकि तुम भी जीएसटी पढ़ाओगे मैं भी पढ़ाऊंगा, तो इससे क्या हुआ, भारत में कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारे तुम्हारे बीच में, इसलिए नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट के लिए मैंने तुमको जो पैसा दिया, मतलब कुछ ना करने के तुमको पैसा दिया, मतलब तुम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, कुछ ना करने की सर्विस दे रहे हो, इस पे जीएसटी लगा दो, ठीक है। यही चीज पहले उसमें बोल देगा, फटाफट कर रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल है, क्या बोला कि हाँ, एक छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग थी, ठीक है, एक बिल्डिंग है भाई, सोसाइटी है छोटी सी, और एक यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डर है, ये 50 फ्लोर की ये इसको क्या बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। तो भाई सूरज दादा यहाँ से आते हैं, सूरज दादा, अरे यार सूरज दादा भी अच्छे से नहीं बन रहे अपने से, 1 मिनट में आज अच्छे से बनाऊंगा इस सूरज को। ये हमारा सूरज दादा है, हमारा कौन है, सन है, SUN सन है। तो सन यहाँ से आता है। अब ये जो बीच में ये बिल्डिंग अगर खड़ी हो जाएगी तो सन की रोशनी मेरी सोसाइटी तक नहीं आएगी। तो सोसाइटी वालों ने क्या कहा, ये जो ये कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर को क्या पैसा दे दिया, 1 करोड़ रुपए, तो भाई ये 5 फ्लोर से ऊपर की मत बनाना। क्यों मत बनाना, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे तक नहीं आ पाएगी, तो हमारी बिल्डिंग फालतू की रह जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो सोसाइटी वालों ने बिल्डिंग ना बनाने का पैसा दे दिया कि भाई तू इससे ऊपर बिल्डिंग मत बना, तेरा जितना भी लॉस होगा हम देंगे। तो 1 करोड़ रुपए दे दिया बिल्डर को। बात खत्म। ये बिल्डर ने ये ऊपर की नहीं बनाई, तो यहाँ पे अपन मिटा देते हैं इसको कि बिल्डर ने क्या किया, ये सोसाइटी को कितना, इतनी 5 फ्लोर तक ही रखा और बाकी का पैसा ले लिया 1 करोड़ रुपए। तो कुछ बिल्डिंग ना बनाने का पैसा दे दिया, इस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। ये चीज इन्होंने एग्जांपल से समझा दी गई। फिर तीसरी चीज है कि भैया इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, एक फैक्ट्री चल रही है, क्या चल रही है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है ये। फैक्ट्री में या तो पॉल्यूशन निकल रहा है, ये ऊपर से पॉल्यूशन निकल रहा है, या फिर चलो पॉल्यूशन ही नहीं, या फिर नॉइज हो रही है बहुत ज़्यादा, इसकी मशीन चलती है तो नॉइज बहुत ज़्यादा होती है। ये बगल में छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। अब सोसाइटी वाले को क्या दिक्कत हो रही है, भैया इनका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर इनका नॉइज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सोसाइटी वालों ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए दिया कि भाई तुम पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दो यहाँ पे, या फिर तुम नॉइज कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दो 1 करोड़ रुपए का। तो हम क्या मानेंगे,
1 करोड़ रुपए किसने दिए भैया, किसने दिए, इस सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपए दिए। क्यों दिए भैया, सर्विसेज देने की। भैया नॉइस कम कर दो तुम, या फिर तुम ये जो इक्विपमेंट लगा के धुआं कम कर दो, मतलब पॉल्यूशन कम कर दो। पॉल्यूशन कम करने की सर्विसेज फैक्ट्री दे रहा है, किसको दे रहा है, सोसाइटी को दे रहा है। बदले में सोसाइटी पैसा दे रही है। ये जो सोसाइटी ने पैसा दिया इसको हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और इस पे आप पकड़ के जीएसटी लगा दो। सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल्स के बारे में इन्होंने बता दिया गया, ठीक है। अब फिर दूसरी चीज है एग्रीइंग, मतलब कि कुछ ना करने का पैसा दिया जा रहा है, कुछ ना करने का पैसा दिया जा रहा है, तो इस पे जीएसटी लगा दो, ठीक है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन ऑफ टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, क्या बोला गया, कुछ तुम्हारी कुछ चीजें तुम्हारी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी। किस तरीके से सोचो, एक हॉकर होता है, एक हॉकर होता है। हॉकर बोले तो भैया चाय की मेरी मेरी एक दुकान है, ये मेरी दुकान है, इस दुकान के बाहर एक चाय वाला बैठ गया। इस चाय वाले मेरे को हर महीने 500 रुपये देता है, और शाम को क्या होता है कि ये गंदगी करके जाता है, तो मैं उठा के गंदगी सब जैसे डिस्पोजल ये बाहर छोड़ के जाता, उठा के मैं झाड़ू वाड़ू लगवाता हूँ, साफ सफाई करवा देता हूँ शाम के टाइम, क्योंकि ये मेरी दुकान के बाहर है भाई, ठीक है। तो मैं टॉलरेट कर रहा हूँ इसकी ये गंदगी को, ये गंदगी कर रहा है शाम तक, इसकी गंदगी को मैं क्या कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे को 500 रुपये दे रहा है बदले में, तो जो 500 रुपये दे रहा है इस पर हम जीएसटी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसके एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ ये हरकतें कर रहा है, उसके एक्ट को हम टॉलरेट कर रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ एक दूसरा वाला ये दे रखा है कि एक कोई सोसाइटी है, उसके बगल में ये क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं, इनको रीड करना जरूरी हो सकता है एग्जाम में एक आध आपको दिख जाए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई इन्होंने किन किन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ बताई है, ये डिपार्टमेंट ने अभी अपने को बताया हुआ है। तो एक कोई सोसाइटी है, बगल में भाई स्कूल चलता है, स्कूल वाले सुबह लाउड स्पीकर पे वो प्रेयर करते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, ठीक है। तो ये सोसाइटी वाले डिस्टर्ब होते, तो सोसाइटी वालों ने क्या किया, क्या सॉरी तो स्कूल वालों ने क्या सोसाइटी वालों को पैसा दे दिया कि भैया हम सुबह सुबह प्रेयर करेंगे, बच्चों के हमारा स्कूल बंद मत कराओ प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। तो सोसाइटी वालों को टॉलरेट करने का पैसा मिल रहा है कि भैया ठीक है सुबह सुबह सुन लेंगे प्रेयर, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। और वो प्लेज होती है कि ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर माई, वो ऑल ब्रदर्स, अरे क्या था वो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। वो प्लेज होती है। तो भाई सोसाइटी वाले को पैसा दे दिएगा, किसने, स्कूल ने पैसा दे दिएगा कि भाई हम सुबह सुबह प्रेयर करेंगे, तुम थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सोसाइटी वालों को पैसा मिला, तो उसको क्या मानेंगे, टॉलरेट करने का, टॉलरेटिंग इन एक्ट, एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भैया एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं भाई, तो इस पे आपको जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सिचुएशन नंबर 3 है कि भैया एग्रीइंग द ऑब्लिगेशन टू डू एक्ट, कुछ एक्ट करने की ऑब्लिगेशन है। क्या एक्ट है कि इंडस्ट्री, एक मिनट रुकना, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था कि भैया फैक्ट्री के अंदर ये धुआं निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। तो ये हमारी सोसाइटी थी, अरे सोसाइटी है, इस सोसाइटी वालों ने इनको 1 करोड़ रुपए दिया कि भैया ये धुआं निकल है, इसको प्लीज कंट्रोल कर लो ना, हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो ना। तो ठीक है भैया, तो उन्होंने बोला कि हमें एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी कि भैया चलो इसको धुआं कंट्रोल करने के लिए हम एक इक्विपमेंट लगा देंगे। तो सर्विसेज कौन दे रहा है, फैक्ट्री सर्विस दे रहा है कि हम धुआं कम निकालेंगे, हम एक इक्विपमेंट लगा लेंगे। उसके अगेंस्ट में सोसाइटी वाले इसको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो इसको अपन सप्लाई सर्विस मान लेना, इस पर जीएसटी लगा देना। मतलब ऑब्लिगेशन टू डू, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, कुछ एक्ट करने का ऑब्लिगेशन फैक्ट्री ले रही है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। अब और क्लैरिफिकेशन आए हुए थे, ये भी अमेंडमेंट आया हुआ था भैया, रेड कलर से अमेंडमेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ा है लिक्विडेटेड डैमेजेस, यहाँ पे कहाँ गई वो, हाँ ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो बीएमसी है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी जो है, एक मिनट ये क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। बीएमसी जो है क्या हुआ था, 10 दिन डिले हुआ था, मतलब 40 डेज में इन्होंने कंप्लीट करके दिया हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे जीएसटी लगा दिया गया, यहाँ पे जीएसटी लगा दिया गया। लेकिन अब हम जो अब आगे पढ़ेंगे ये कि भाई एक ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किया गया कि हमने लॉस हो गया हमको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हमने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने, हमको कोई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमसे बोला रोड बना के दे दो 30 दिन में। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने नहीं बनाई, मैं भाग गया, मैंने नहीं बना के दी 30 दिन में, मैंने बनाई ही नहीं, तो इस केस में बीएमसी वाले ने मेरे से पेनल्टी ली,
लिक्विडिटी डैमेजेस लिए, LIQ लिक्विडिटी डैमेजेस लिए। तो अब ये बताओ लिक्विडिटी डैमेजेस टैक्सेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। पहली कंडीशन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। दूसरी कंडीशन, मेरा BMC वालों से कोई एग्रीमेंट नहीं था कि भाई अगर मैंने 30 दिन में कंप्लीट करके नहीं दी तो तुम मेरे से कुछ ऐसे लिक्विडिटी डैमेजेस लोगे। दो कंडीशन यहाँ पे देखना है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, क्या कि मैंने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैंने फुलफिल नहीं किया, मैंने ये रोड बनाई नहीं है। दूसरी चीज है, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उससे कि अगर मैं ब्रिज वो रोड वगैरह नहीं बनाऊंगा कि तो तुम मेरे से कुछ पेनल्टी वगैरह लोगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने BMC बोले तो गवर्नमेंट वगैरह कोई भी व्यक्ति है अगर लेता है लिक्विडिटी डैमेजेस तो उस पर GST हम नहीं लगाएंगे, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन एक अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भाई BMC वालों ने क्या हुआ, हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया 30 दिन में नहीं, हमारी 40 दिन में हमने रोड बना के दी, रोड बना के दी थी ना, हाँ, उसके बाद भी लिक्विडिटी डैमेजेस लिया था, हाँ, तो उस केस में GST लगेगा। यहाँ पे GST नहीं लगेगा लिक्विडिटी डैमेजेस के रिगार्डिंग में, ठीक है। अब दूसरी चीज है भाई, तुम लेट पेमेंट देते हो, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज, या फिर कुछ प्री पेमेंट देते हो ऑफ लोन, या फिर आप अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज, तो इस केस में बोला गया इस पे GST लगाया जाएगा। पूरा पढ़ो क्या दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेट फीस, कुछ हमने लेट फीस दी, हमको कुछ पेमेंट देना था 1 महीने के अंदर अंदर, हमने नहीं दिया, हमने 2 महीने में दिया तो उसके हमने लेट फीस की दिया गया। लीज दी, मतलब हमने 1 साल के लिए लीज पे कुछ भी चीज लिया था, लीज मतलब किराए पे कुछ चीज लिया था लेकिन हमने 9 महीने में उसको वापस कर दिया, तो अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज, लीज जल्दी खत्म हो गई तो हम लोग को कुछ पेनल्टी वगैरह लगाएगा कि तुमने जल्दी वापस दे रहे हो, ठीक है। और प्री पेमेंट ऑफ लोन, लोन देखो 12 महीने का लोन था, 12 महीने में अपने को गवर्नमेंट को पैसा वापस देना था लेकिन हमने 9 महीने में दे दिया, हमारे पास ज्यादा आ गया। तो प्री पेमेंट पर भी बेटा गवर्नमेंट बहुत चतुर होती है, बैंक वाले भी बहुत चतुर होते हैं, प्री पेमेंट पर भी अपने से कुछ एक्स्ट्रा फीस पेनल्टी ले लेते हैं, ठीक है। या फिर अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ सर्विस, कुछ सर्विसेज दे रहा था मैं तो कुछ अमाउंट फॉरफिट खा लिया मैंने, भैया सर्विस खत्म हो गई तो मैंने फॉर अमाउंट खा लिया, ठीक है। द कस्टमर एज कंटेम्परेटर कमर्शियल टर्म्स फॉर द सप्लाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला गया, इस केस में अपने को GST लगाना होगा। किस केस में GST लगाना होगा कि अगर आपने कुछ भी अर्ली टर्मिनेशन करते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर आपने आप लेट पेमेंट देते हो किसी चीज का, ठीक है, अगर आपने प्री पेमेंट ऑफ लोन करते हो, या फिर आपने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब इन्होंने सर्विसेज का क्या मतलब बोला गया है कि जैसे कि भाई टूर ऑपरेटर्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि भाई मैंने उस पर MMP मेक माई ट्रिप पे 1 लाख रुपए का दुबई का टूर मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब मैं उसको फोन करके करूँगा मैं नहीं जा रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही जाने की, तो उसने मेरे से 20,000 रुपए का पेनल्टी रख ली, भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था 20,000 की पेनल्टी दे दो। जो पेनल्टी लगेगी इस पर GST लगाया जाएगा। अब क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि देखो भाई ये MMP वाले होगा, मेक माई ट्रिप वाले होगा, जो भी होते टूर ऑपरेटर वगैरह, आगे की जो होटल वगैरह की सर्विस होती है, हमारा रहना खाना पीना जैसे हमने बुक करते हैं और तुरंत वो लोग आगे की सर्विसेज के लिए बुक कर लेते हैं, रहना खाना पीना, तो वो सब चीजें उन्होंने बुक कर ली। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो ही गया, वो क्या कहते हैं रहने खाने पीने वाला वो तो पैसा लेगा ही लेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने कुछ भी लेट फीस वगैरह लगी हुई है जब टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इस केस में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है और हमने लेट फीस वगैरह दिया है तो इसमें हमारा GST टैक्सेबल होगा। GST की चलो छोड़ो उसको, किस रेट से टैक्सेबल होगा वो बताना चाह रहा था, जिस रेट से, चलो बता दे रहा हूँ, जिस रेट से आपकी जो ओरिजिनल सप्लाई थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा MMP पर मेक माई ट्रिप पर 28% GST लगा था कि भाई पूरा टूर का 28% GST लगेगा, 1 लाख रुपए का टूर था। अब लेकिन मेरा जो पेनल्टी वगैरह लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हुआ तो उसके पेनल्टी लग गई, तो पेनल्टी भी 28% से टैक्सेबल होगी। मतलब जो मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 28% से GST लग रहा था तो पेनल्टी पर भी 28 लगेगा। अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पर 5% से लग रहा था तो जो पेनल्टी वगैरह उस पर भी 5% लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही चीज बता दी कि इस पे GST लगेगा। ओके, अब आते हैं इसमें, हाँ, सेकंड वाले इशू में क्या दे रखा है, कंपनसेशन। एक बार रीड करो बस, छोड़ो चीजों को, ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना इसमें, इसलिए पढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ। कोल ब्लॉक्स होता है, कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। क्या दे रखा है, वेयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द प्रायर अलॉटी एंड द गवर्नमेंट दैट द प्रीवियस अलॉटी shall agree to tolerate a cancellation of a coal block allotted to them, the government pay compensation to them. The compensation was given to them for such cancellation not under the contract between the allotee and the government but ठीक है। सीधी सी बात इसमें याद रखो, अगर कोल ब्लॉक का, अगर कोई कोल ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एलओटी के बीचों बीच और गवर्नमेंट के बीच और एक एलओटी के बीचों बीच कोल ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वो आया कि भैया इसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, आगे बढ़ो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेक अगर डिसऑनर हो गए तो इस केस में GST नहीं लगेगा, फाइन और पेनल्टी नहीं लगेगा। डिसऑनर
क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ऐसा कुछ पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और किसी की इच्छा होती है कि भाई हम चेक दे देंगे, डिसऑनर करवा देंगे मन से, पेनल्टी वगैरह लगी, तो पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं था, तो इसलिए हम टैक्सेबल नहीं करने वाले। पेनल्टी इंपोल्यूशन फॉर लॉ, लॉ अगर तुमने तोड़ा है, लॉ तोड़ा है तो इस पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा, मैंने ऊपर भी बताया। इनकम टैक्स, जीएसटी, रोड पे जा रहे हो, चालान फाइन वगैरह पेनल्टी लगी, उस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। ठीक है सर, क्योंकि हमारा पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमारी इच्छा भी नहीं होती कि भाई हम पेनल्टी का कॉन्ट्रैक्ट करें, कि भाई हम रोड पे जा रहे हैं हमारा चालान कटे, आ जाओ चालान कटे, कि भाई गवर्नमेंट सर्विस दे रही है अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, फॉरफिटर ऑफ सैलरी वगैरह खाली तुमने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय की, तो उसमें टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन देखा जाएगा कि भाई एम्प्लॉयर का इंटेंशन था क्या, या फिर एम्प्लॉय का इंटेंशन था कि भाई हमारी सैलरी खा लो तुम, नहीं, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। देखो एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, 15 दिन काम किया, 15 दिन बाद भाग गए, तो 15 दिन की सैलरी खा ली एम्प्लॉयर ने, तो इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं था, वो तो भैया 15 दिन वो व्यक्ति भाग गया, अब 15 दिन हमको नया एम्प्लॉय लाने में लगेगा, इसलिए हमारा भैया टॉलरेट कर रहे हैं तेरे एक्ट को कि तू भाग गया, तो 15 दिन की तेरी सैलरी खा लेंगे, तो इसमें हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेट पेमेंट, ठीक है, लेट पेमेंट ऑफ सरचार्ज और फीस, बोला गया कि भैया लेट पेमेंट दी गई, किस चीज का? लेट पेमेंट ऑफ फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट इन फैसिलिटी ऑफ ग्रांटेड नेचुरली बंडल। देखो क्या दे रखा है, लेट फीस और कुछ लेट फीस, सरचार्ज और फीस वगैरह अगर अपन ने पे की, लेट फीस दे रहे हो, सरचार्ज दे रहे हो, अगर आपको फीस दे रहे हो, अगर वह अब ये चीज़ मैंने तुम्हें समझाई नहीं, नेचुरली बंडल है, इसको तुम छोड़ दो, छोड़ो तुम इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, और मेरे को समझाने में नीचे समझाऊंगा आगे जाके तो चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक है, और फिक्स कैपेसिटी चार्जेस बाय दी पावर, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तुम्हारे पास, फालतू को दे रखा है यार, ये किसी काम का। इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आता है एक फिक्स चार्ज लगता है, उसमें फिक्स चार्ज मान के चल 200 रुपये, हर एक बिल, किसी व्यक्ति का भी बिल आएगा तो फिक्स चार्ज 200 रुपये, 400 रुपये, हर एक सिटी का अलग अलग होता है, तो फिक्स चार्ज लगता है, तुम चाहे इलेक्ट्रिसिटी जलाओ मत जलाओ, लाइट का जो बिल होता है फिक्स चार्ज उसमें लगता है। अगर फिक्स चार्ज 200 रुपये लगा हुआ है तो उन्होंने बोला है सर्कुलर देखिए, ये जो फिक्स चार्ज लगा हुआ है इस पर अपन जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस होता है उस पर हम जीएसटी नहीं लेते, तो इस फिक्स चार्ज पर भी हम नहीं लेंगे। फालतू की चीज़ दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है नॉट टैक्सेबल। ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस दे रखा हुआ है, ये मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया कि भैया टिकट है, ट्रेन की टिकट करो, रेलवे की टिकट करो, या फिर एमएमपी, मेक बाय ट्रिप पर तुमने टिकट की हुई है, तो इसमें जो फॉरफिटेड अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा, बात खत्म करो। एक और अमेंडमेंट मैंने लास्ट वाला, ये अमेंडमेंट थोड़ा, ये वाला देख लो बस, आईएमपी, ये वाला अमेंडमेंट प्लीज 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 जरूर से जरूर देखना, कि सेल ऑफ लैंड, अरे 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 ये क्या हो रहा है, हाँ ज्यादा वो भी नहीं है ऐसा, ये बकवास सा है। सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेचते हो, देखो लैंड, अपन ने ऊपर पढ़ा है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नेगेटिव लिस्ट में कवर है भैया, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या बोला गया, अब जैसे लैंड है, ये मेरी लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कांटे वाटे उग रहे थे, ठीक है, ऊपर खावड़ रास्ता थी, तो इस पे मैंने क्या लेवलिंग कराई, मतलब जेसीबी चलाई, जेसीबी चला के बिल्कुल प्लेन करवा दी, इस लैंड को मैंने प्लेन करवा दिया, फिर उसके बाद बेचा, तो ये जो जेसीबी की सर्विसेज है इस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख रुपए की लैंड है, ठीक है, प्लस 10,000 रुपये मैंने भैया जेसीबी का खर्चा लिया उस सामने वाले व्यक्ति से, 1,10,000 रुपये में मैंने लैंड उठा के बेच दी, क्यों भैया? प्लेन कराया, लेवलिंग कराया, गिट्टी विट्टी डाली, या फिर ब्रिज वो रोड वगैरह डाली, तुमको बेच दी। ठीक है, 1,10,000 रुपये मैं जीएसटी नहीं लूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो जेसीबी वाला है, जेसीबी वाले ने मेरे को सर्विसेज दी लेवलिंग करने की, ठीक है, लेवलिंग करने की, रोड रोड डालने की, तो ये जो मेरे पे बिल बनाएगा 10,000 का, ये जो बिल बनाएगा ये तो टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन मैं जब जो सेल ऑफ लैंड या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बेच रहा हूँ, तो लेवलिंग वगैरह का पैसा मैं तुमसे तो पैसा लूंगा, लेवलिंग वगैरह का, तुमसे लैंड का भी पैसा लूंगा, लेकिन जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये जो जेसीबी वाले ने मेरे को सर्विसेज दी, जेसीबी वाला आया मेरी लैंड को बिल्कुल लेवल करके गया, रोड वोड डाल के गया, सब कुछ करके गया, तो वो जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी को कलेक्ट करेगा। ये चीज यहाँ पे सर्कुलर में दे रखा हुआ था, फोकट का था, फालतू का था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक और है, एक और दे रखा हुआ है, बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसकी समरी दे रखी हुई, प्री पैकेज्ड, जो प्री पैकेज एंड लेबल्ड जो गुड्स होते हैं, प्री पैकेज और लेबल्ड गुड्स मतलब बोले तो जैसे आटा हुआ, डबल एटी आटा हुआ, फ्लोर बोलते हैं इसको, और नीचे दे रखा हुआ पल्सेस, दाल वगैरह हुए, पल्सेस हो गई, ठीक है, और राइस, ये इनके क्या होता है, आर आई सी नहीं, इसके अगर पैकेट्स हैं, अगर छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं अप टू 25 kg तक के पैकेज, ये मैं देता हूँ, ये पैकेज होते हैं, अप टू 25 kg का एक पैकेट है,
ठीक है, अप टू 25 केजी तक का एक पैकेज है, और या फिर बोल सकते हैं 1-1 केजी के 25 पैकेज है। ऐसे करके पैकेजेस अगर हैं, अगर ये लूज में है, अगर ये पैकेट है 25 केजी तक का, अगर एक पैकेट है, या फिर 1-1 किलो के 25 पैकेट है, या फिर 1-1 किलो के 10 पैकेट है, कितने भी पैकेट हो, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी 25 किलो तक है, 25 केजी तक है, तो इस पर आप जीएसटी लगा दो। ठीक है, सप्लाई पर जीएसटी लगा दो। लेकिन 25 केजी से ऊपर का अगर एक भी बैग है तो उस पर जीएसटी मत लगाना। कौन कौन सी चीजें, प्री पैकेज्ड और लेबलिंग वाली चीज, बस इतनी सी अपने को पढ़ना है। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है कि भाई आ गया, ये रहा प्री पैकेज्ड कोई भी अगर कमोडिटी है, प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब, एक सेकेंड रुको, हाँ, ये अगर प्री पैकेज्ड कमोडिटी है, प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब यहाँ दे रखा हुआ है रुको रुको, प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब कहाँ दे रखा था, ये दे रखा हुआ है प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब होगा कमोडिटी विच वेयर द प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब होगा कि भैया कस्टमर आने से पहले मैंने, जैसे मेरे पास आटा डाला हुआ है, आटा को उठा के बस एक पॉलिथीन में पैक किया, उस पर सील लगाया, उसमें बाहर लिख दिया भैया इतनी क्वांटिटी है, इतनी रेट दे रहे, कोई बैच नंबर वगैरह वगैरह डाल दिया, इसको कहते हैं प्री पैकेज। कस्टमर के आने से पहले तुमने पैक कर दिया, कस्टमर सामने नहीं है, उससे पहले कभी भी पैक करो, उसको कहते हैं प्री पैकेज्ड। प्री पैकेज अगर गुड्स, अब प्री पैकेज किस चीज का, पल्सेस है, ठीक है, सीरियल्स लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्लोर हो गया, आटा वगैरह, कर्ड, लस्सी या फिर राइस एक्सेट्रा। अगर इसका कुछ खाने पीने की जो आइटम है, अगर उसको तुमने प्री पैकेज करके रखते हो, मतलब उसको पन्नी में पैक करके सील करके रखते हो, उस पर रेट वेट डाल देते हो, उसको कहते हैं प्री पैकेज। अगर उस प्री पैकेज जो बैग है उसका अगर 25 केजी तक है या फिर 25 लीटर तक है, अगर वो एक पैकेट 25 केजी 25 लीटर तक का है तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर 25 केजी से ऊपर है तो उस पर जीएसटी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दे रखी हुई है, एक बार और रुको, मैं रफ करके तुमको बताता हूँ। ठीक है, अगर ये 25 केजी तक है, हाँ, तो इस पर जीएसटी हम लगा देंगे। 25 लीटर तक है तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर 25 केजी से ऊपर है तो हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप प्री पैकेज कमोडिटी किसको, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को देते हो या फिर इंस्टीट्यूशन को देते हो, इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी समरी है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ये समरी मैंने लिखी हुई है, बाकी सारी की सारी चीजें ये नीचे दे रखे हैं, फोकट की चीजें एक बार रीड कर लेना, एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हुए हैं। बस ये हमारा यहाँ तक की चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, या ये दे रखा, एक सेकंड, हाँ, ये चीज दे रखी हुई है। ठीक है, और आगे ये सब वही जो एग्जांपल्स दे रखे हैं प्री पैकेज्ड वाले। ठीक है, अब एक चीज मेरे को यहाँ पे आपको बताना था कि बिजनेस का एसेट अगर यूज फॉर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते, तो वो मैंने एग्जांपल ऊपर करा दी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज दे रखी है। अगर आपने कोई बिजनेस का एसेट है, अगर आपने आईटीसी ले लिए, अगर आपने आईटीसी नहीं लिए तो अपन उसको नहीं सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर आपने आईटीसी ले ली तो उसको सप्लाई मानेंगे। मैंने ऊपर पढ़ा दिया, बस लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नो सप्लाई, इस केस में हम सप्लाई नहीं मानेंगे। किन दो केसेस में, अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है तो उसके बाद भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। किन केसेस में नहीं मानेंगे, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। मान के चलो एक व्यक्ति था, इसकी डेथ हो गई, तो हमने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एज इट इज चलता हुआ बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। तो जब आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है एज इट इज, और आपने आईटीसी ले ली थी, जब आपने एज इट इज आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में आपको 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 इसमें सप्लाई नहीं मानना है, इस पे जीएसटी पे नहीं करना है। दूसरी चीज है, बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अगर बिजनेस कर रहा है, उसमें भी आपने बिजनेस ट्रांसफर किया तो उसमें अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, आपने आईटीसी ले ली। ये दो केसेस होते हैं। पहला केस और समझा देता हूँ, इसमें क्या रखा, चलता हुआ बिजनेस किसी व्यक्ति को बेच देना, चलता हुआ बिजनेस किसी व्यक्ति को बेच देना, आपने आईटीसी ले ली, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, तो अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ तक की चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सेसफुल, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब अपन बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ड्रीम्स डोंट वर्क अंटिल अनलेस यू डू। ड्रीम्स का, सपने देखना बंद करो, काम करना स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, फोड़ दो भाई। इस एग्जाम में अपने को 60+ लेके आना, हर हाल में अपने को लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अटेम्प्ट में 60+ लाना है तो अपने को लाना ही है। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चीजों को कंप्लीट कराऊंगा आने वाली। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।